के सामने दिया ऐसा भाषण। घर सजाने का तसव्वुर रखते हो, आओ पहले इस घर की मजबूत नींव रखी जाए। तालियां बजाने लगे मोदी के मंत्री। From Rigved and Samved to the longest written constitution of the world, from building Pushpak Vimans 4,000 years ago to building Miraj and Tejas today, from worshipping moon and Mars to today going to moon and Mars through Chandrayaan and Mangalyaan, we have come a long way as in civilization. कौन है यतिन भास्कर दुग्गल? और प्रथम स्थान पर रहे यतिन भास्कर दुग्गल फ्रॉम हरियाणा, जो देश को बता रहे सबसे जरूरी बात। एक दौर था गांगुली का, एक दौर था सचिन का, फिर धोनी का दौर आया। उसके बाद जैसे ही कैप्टन्स बदलने लगे, कभी रोहित कभी विराट। आलू डालकर सोना निकालने वाले पर भी दिया बयान। जिस देश के जिस राजनीतिक दल के राष्ट्रीय प्रमुख वो आलू डालकर सोना निकालने की पॉलिसी समझाते हो, उनको मैं ज्यादा सीरियसली लेता नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल एनएमएफ न्यूज पर। किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवाओं पर निर्भर रहता है, लेकिन आज स्वामी विवेकानंद के विचारों की लड़ाई वीडियो गेम खेलने वाले, घूमने फिरने वाले और पार्टी करने वाले युवाओं के साथ हो रही है, जो कि एक यूथ आइकन है स्वामी विवेकानंद। लेकिन इन सब के बीच कुछ युवा ऐसे भी हैं जो राष्ट्र हित के बारे में सोचते हैं, और ना सिर्फ सोचते हैं बल्कि आगे आकर जो है हिस्सा भी लेते हैं। और ऐसे ही एक युवा यतिन भास्कर दुग्गल आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप हरियाणा से आते हैं और एक जिम्मेदार युवा हैं, आप अपनी जिम्मेदारियां जो है बखूबी जानते हैं। और इस बार जो है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इससे आगे चाहूंगी कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को खुद दें। आप अपने बारे में जो भी साझा करना चाहते हैं, जो भी हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, आप बताइए। जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम यतिन भास्कर दुग्गल है एंड आई वांट टू थैंक द एनएमएफ न्यूज़ प्लेटफॉर्म टू गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आने के लिए। और मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। माय फादर इज़ अ लॉयर, मेरी मदर एक टीचर हैं and I've done my schooling from Haryana only. उसके बाद दिल्ली से I've done my education, higher education. Currently I'm a research scholar and I'm also doing MA history. और बचपन से I think मैं बहुत isolated बच्चा था and I think कविताएं लिखना और अपनी बात रखना मुझे एक मौका देता था अपने आप को जाहिर करने का. So that's how this journey started and from the school debates to the Parliament of India, the journey has been incredible. ये जर्नी कैसी रही? क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई क्या इस जर्नी में? आई थिंक इट स्टार्टेड छठी क्लास में, पहला डिबेट कंपटीशन मेरी जिंदगी का। और आई रिमेम्बर देयर वाज अ टीचर, क्लास टीचर, डिबेट हुई और हम तो हरियाणा से हैं और इंग्लिश और हरियाणवियों का संबंध आप जानते हैं बहुत अच्छा होता नहीं। तो डिबेट में मैंने पार्टिसिपेट किया और फिर मेरी अंग्रेजी वैसे ही निकली जैसे हरियाणवी निकलती है। तो उस दिन मेरी शिक्षिका ने मुझे कहा था कि आप इस कक्षा में बैठने लायक नहीं है। उस एक वाक्य ने मुझे इतना प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया एक अपने आप को साबित करने का कि आज जिस भाषा कला की वजह से मुझे इस कक्षा से बाहर निकाला जा रहा है, एक दिन आएगा मैं इसी भाषा कला की वजह से पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहूंगा। एंड द डे हैज कम, आई फाइनली रीच द स्टेट। बट आई थिंक पब्लिक स्पीकिंग, कविताएं लिखना, किताबें पढ़ना एक वो चीज़ों में से आती है जो एज ए यूथ, एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आपको इस देश का एक सजग नागरिक बनाती है। तो इस ओर ना केवल मुझे, हम सभी को जाना चाहिए। मैं हमेशा समझता हूँ कि बड़े बड़े होटल्स की बजाय एक गांव में जहां आग जल रही होती है और बुजुर्ग हाथ सेक रहे होते हैं, उनको इस देश की सबसे ज्यादा राजनीतिक समझ होती है। तो उन बातों को देश के स्तर पर लिया जाए तो बिल्कुल देश में बदलाव लाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वैसे तो सवालों की काफी लंबी लिस्ट है, कोशिश करूंगी कि सभी सवालों पर आपके विचार लिए जाए, आपकी राय ले जाए। यहाँ से असली इंटरव्यू शुरू होता है। जी मैम। और सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी कि इस देश का युवा क्या सोचता है इस देश के बारे में? इस देश का युवा अभी बहुत कंफ्यूज्ड है। इस देश का युवा सोचता है कि क्या करना है। कुकी और मैतेई कम्युनिटी की लड़ाई झगड़े के बारे में जानते हैं। हम देखते हैं राजवीर और रजत दलाल में झगड़ा क्या हो रहा है। क्या करना है देखकर कि मतलब विदेशों में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते करते हिंदुस्तान डेवलप दिख तो जाता है। समस्या यही है कि आज के युवा के सामने अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, सपने बहुत हैं, इच्छाएं बहुत हैं, बट उन सपनों तक पहुंचा कैसे जाए वो एक रास्ता क्लियर नहीं। राइट,
एवरी यूथ नाउ या तो इंजीनियर या डॉक्टर, यूट्यूबर बनने लगे हैं अभी लोग, बट वो अपॉर्चुनिटी और उस एरिया के बीच में जो रोड मैप है वो उनके समक्ष नहीं है। बट आई थिंक आज का युवा, आई थिंक आज तक इतिहास में जितने भी युवा रहे हैं उससे सबसे सजग है, क्योंकि ये जो डिवाइस उसके पास है, बिहार में गांव में रहने वाला एक लड़का जान सकता है इस वक्त मोदी जी कहाँ हैं और कहाँ नहीं। यही क्वालिटी आजकल के युवा के पास है, दैट इज टेक्नोलॉजी। अगर उसके पास उसको यूज करने की क्षमता आ जाए तो बिल्कुल मैं समझता हूँ युवा कुछ बढ़िया कर दिखाएगा। युवाओं को जो है लोकतंत्र का सबसे मजबूत आधार माना जाता है, लेकिन एक युवा होने के नाते आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आज का युवा राजनीति और लोकनीति यानी कि लोक सेवा के बीच जो डिफरेंस है वो भूल रहा है? वो बस आज का युवा हाथ जोड़कर गाड़ियों का काफिला लेकर निकल रहा है और सफेद कुर्ता पजामा पहन लिया, भीड़ इकट्ठा कर ली, उसे लोक सेवा समझ रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल लगता है और इसमें सच्चाई भी। उदाहरण के लिए अब मैं ही आपको उदाहरण दूं, मान लीजिए मैं इलेक्शन में खड़ा हूं और एक मैं जाऊं कुर्ता पजामा सादा सा पहनकर, मैला कुर्ता हो, जनता के बीच में जाऊं और उनके भले की बात करूं और हित की बात करूं, और वही मैं जाऊं, 4 बुलेरो, इधर 4 सिक्योरिटी गार्ड और ठूं ढां कुछ आतिशबाजी हो रही है। समस्या ये है कि आज बहुत बड़ी समस्या है परसेप्शन की। यूथ को परसेप्शन और रियलिटी का फर्क नहीं पता है। उसे नहीं पता है कि आने वाले इलेक्शन में जो एक वोट की शक्ति उसके पास है वो एक वही वोट था जिसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी। वो एक वोट वही वोट था जिसने हिटलर को जर्मनी का लीडर बना दिया था। वह एक वोट वही वोट था जिसने फ्रांस में जर्मन भाषा को हटाकर फ्रेंच भाषा ला दी थी। तो अगर उस एक वोट की कीमत को समझ पाए, जरूर इस देश में बदलाव किया जा सकता है। राजनीति की बात चल रही है, देश में चुनावी माहौल चल रहा है। एक युवा का नाम लूंगी, रविंद्र भाटी, नाम सुना है? जी बिल्कुल सुना है। एक ऐसे युवा नेता हैं जो 26 साल की उम्र में जो है शिव विधानसभा से लड़े, जीते भी, एक विधायक बने, एक विधायक के रूप में वो आगे आए और एक अलग नाम, एक अलग छाप जो है इस चुनावी माहौल में उन्होंने छोड़ा और अब वो बाड़मेर से जो है सांसदी के लिए लड़ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? नहीं, बिल्कुल, मेरी तो बहुत कम वार्तालाप हुई उनसे, इंस्टाग्राम पर ही हुई है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यंग लोग जब पॉलिटिक्स में आते हैं, खासकर 26 साल के लोग आए, बट मेरी इसमें एक समस्या है छोटी सी, ठीक है? क्या है? 26 साल का अगर कोई सांसद बन जाता है वो इसलिए नहीं जाना जाना चाहिए, चाहे 26 साल का हो 35, उसने युवाओं के लिए जो कार्य किए उसके लिए वह जाना जाना चाहिए। आई थिंक अब इलेक्शंस में आए हैं, मुझे उनकी पॉलिसीज पसंद है, यंग पॉलिटिशियन है। देखते हैं आगे आगे राजस्थान में करते हैं क्या। कोहराम तो उन्होंने मचाया हुआ है, अब कोहराम को समाज में युवाओं को नौकरियां देने में, उनकी पॉलिटिक्स डेवलप करने में कितना वो तब्दील कर पाते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि रविंद्र भाटी ने जो है युवाओं का दिल जीता है, युवाओं के लिए सब कुछ कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, लेकिन क्या वो नौकरी ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो काबिल है, वो काबिलियत रखते हैं? अब देखिए, ये यहीं पर तो पॉलिटिक्स आ जाती है, ये तो समस्या इस देश की। कहते हैं ना, इंडिया gives their jobs to the reserved while others give their jobs to the deserved। समस्या ये है, देखिए अब इतने 70 से अधिक साल हमें हो चुके हैं, अगर अभी तक भी आपको किसानों को पैसे देने पड़ रहे हैं, दलितों को रिजर्वेशन देनी पड़ रही है, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा करानी पड़ रही है, अपनी जाति धर्म के नाम पर करना पड़ रहा है, तो इसकी रीज़न ये है कि पॉलिटिकल सिनेरियो में आज तक पॉलिटिशियंस को जनता के मुद्दों को उठाना नहीं आया, तो इसलिए वो जाति का इस्तेमाल करते हैं। आसान है किसी युवा को ये कहना कि आप इस देश में योगदान कीजिए, मुश्किल है ना। इससे अच्छा है आप कहिए कि उस जाति के समाज से आपकी समस्या है, या वो जाति आपकी नौकरियां छीन रही है, या वो धर्म आपकी नौकरियां छीन रहा है और आप लड़वा दीजिए। तो मैं चाहूंगा कि भाटी साहब इस मामले में ध्यान दें और आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र युवाओं के लिए काम करें, राइट, ना केवल एक कास्ट, क्रीड और रिलीजन पॉलिटिक्स के लिए। अच्छा, रविंद्र भाटी जी के बारे में बात हुई, उनके बारे में आपने काफी लगता है कि जानकारी भी है आपको, लेकिन रविंद्र भाटी पे जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, शायद आपको पता भी होगा किस ओर मैं इशारा कर रही हूँ। उनपे मैं ठीक है बता ही देती हूँ। कांग्रेस से जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो निर्दलीय जो है लड़े जरूर हैं, लेकिन उनका पीछे से जो सपोर्ट है, अब जाके ये बात निकली है कि कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, ऐसे तमाम तरह के जो है उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने फंडिंग की है और ये सारी चीजें, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, फंडिंग पर तो पूरी चर्चा की जा सकती है, लेकिन देखिए जिस देश के जिस राजनीतिक दल के राष्ट्रीय प्रमुख वो आलू डालकर सोना निकालने की पॉलिसी समझाते हो, उनको मैं ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं। जहाँ तक बात रही, चाहे उन्हें कांग्रेस का सपोर्ट मिला हो चाहे बीजेपी का, व्हाट मैटर्स इज व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ।
ठीक है ना। बहुत सारे नेता हैं जिनको बहुत सारे बाहुबलियों का सपोर्ट है, उनसे हम ये सवाल नहीं पूछते, हम मुख्तार अंसारी से ये सवाल नहीं पूछते थे, हम राजा भैया से ये सवाल नहीं पूछते थे, भाटी साहब से क्यों? क्योंकि वो युवा हैं, वो देश के लिए कुछ बदलाव करना चाहते हैं, इस वजह से, क्योंकि उनसे सवाल पूछना आसान है, इसलिए हम ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, अगर मैं बात करूं सिर्फ युवा ही नहीं, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं युवाओं के लिए, लेकिन बात यहाँ पे ये होती है कि आप नाम दे रहे हैं, नहीं मैं अकेले हूँ, अकेले खड़ा हूँ युवाओं के साथ, लेकिन जब बात पीछे से किसी और के सपोर्ट की आ जाती है तो वहां पे बात बदल जाती है। भाई हम तो उस देश में रहते हैं ना सपना जी, जहाँ नीतीश कुमार इतनी पार्टियां बदलते हैं जितने देश में लोग नामकरण नहीं बदलते होंगे, तो फिर अगर एक युवा के लिए इस देश में पॉलिटिक्स में आना मुश्किल क्यों है? जिग्नेश मेवानी ने जब इलेक्शन लड़ा गुजरात में, उसने बताया कि 10 लाख रुपए से इलेक्शन लड़ना कितना मुश्किल था। केजरीवाल को जनता से पैसा लेना पड़ा। पॉलिटिकल सिनेरियो में आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप बेशक से कहिए आप निर्दलीय हैं, प्रशांत किशोर अब बिहार में कार्य करें, आपको नहीं लगता जिन लोगों की उन्होंने मदद करी होगी, ममता जी उनकी मदद नहीं कर रही हैं, कर्नाटका से उनको मदद नहीं आ रही है, नीतीश कुमार से उनको मदद नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये आपको बीजेपी का जो है एक एजेंडा लग रहा है कि रविंद्र भाटी एक नाम ऐसे उभर के आए राजस्थान में कि बीजेपी को भी जो है, चाहे बीजेपी ही नहीं, विपक्षियों को जो है एक बहुत बड़ी फाइट वो दे रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि विपक्षी जो है इस चीज का एजेंडा बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं। जानिए, जब 70 साल तक आप चारा घोटाला कर करके, कॉलगेट स्कैम कर करके पैसे कमा रहे थे, आपको युवा आएगा, देश में बदलाव की बात करेगा, आपके भ्रष्टाचार की नीतियों पर ताला लगाएगा, तो बुरा तो लगेगा। तो आप अगर उसको राजनीतिक तौर पर नहीं नीचे गिरा सकते तो इस तरीके से पर्सनल अटैक करेंगे। राजनीति में पर्सनल अटैक की कोई जगह नहीं होती। पॉलिटिकल पॉलिसीज की बात कीजिए, पॉलिसी के तौर पर अगर आप उनके विरोध में कुछ कह सकते हैं तो कहिए। पर्सनल अटैक करना आज के समय में जरूरी नहीं। एंड आई बिलीव हिम, मैं उम्मीद करता हूं कि वो आने वाले समय में जो बातें कर रहे हैं उनको सजग कर कर दिखाएं। अच्छा, जब राजनीति और युवाओं की बात चल रही है तो अक्सर चाहे यूथ पार्लियामेंट है या फिर कहीं भी अगर 4 युवा एक जगह साथ में खड़े हैं तो चर्चा अक्सर यही होती है कि संसद में जो है युवाओं की और सांसदों की संख्या, उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। आप इससे कितने सहमत हैं? और शायद से ये बात यूथ पार्लियामेंट में भी कई बार जो है इस चीज का मुद्दा उठ चुका है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये, हम सभी चाहते हैं ना कि भगत सिंह देश में आ जाए दोबारा, लेकिन हमारे घर से नहीं, दूसरे के घर से आ जाए। सबसे बड़ी समस्या यही है। अगर आपको दिख रहा है कि आपके राज्य का, जिले का नेता घूसखोर है, तो उसमें बदलाव कौन लाएगा? हम युवा ही लाएंगे। जब तक हम पॉलिटिक्स में स्टैंड नहीं करेंगे, चेंज कौन लेकर आने वाला है? कनाडा का आप एग्जांपल लीजिए। कनाडा में और फिनलैंड आज एजुकेशन इंडेक्स में नंबर 1 स्थान पर आते हैं। वहां पर युवाओं की भूमिका पॉलिटिक्स में इतनी ज्यादा है कि पार्टिसिपेट करने से पहले पोर्टफोलियो अलॉटमेंट से लेके जो युवा जिस चीज में एक्सपर्ट है उस चीज में काम कर रहा है। आज के युवा क्यों नहीं हम चाहते, क्यों हम आईएएस डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्यों आज का युवा नहीं एक किसान बनना चाहता, वर्ल्ड क्लास एग्रीकल्चरिस्ट? क्यों नहीं पॉलिटिशियन बनना चाहता? क्योंकि इस देश में सिर्फ नौकरियों में हम रिजर्व लोगों को नौकरियां नहीं देते हैं, पॉलिटिक्स में देते हैं। अभी बीसीसीआई के चेयरमैन साहब हैं हमारे, पता नहीं कितनी सेंचुरीज उन्होंने लगाई हैं, अब वो होम मिनिस्टर के बेटे हैं इसलिए उस पद पर पहुंचे हैं, क्या कर सकते हैं। ऐसे फिर गांधी और गांधी और गांधी चलता रहा है। जब तक ये गांधी और शाह और पटेल नहीं हटेंगे और युवाओं को अपनी क्रेडिबिलिटी के दम पर पॉलिटिक्स में आने का मौका नहीं मिलेगा, इस देश में विवेकानंद वाला भारत नहीं बनने वाला है। अच्छा, आपने जय शाह के उनकी बात की, आपको मतलब क्या खामियां लगी जब से वो, ठीक है वो उस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, उन्होंने नहीं खेली है क्रिकेट, लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया में मजबूती दिखी है, आपने ऑब्वियसली ओडीआई वर्ल्ड कप देखा होगा आपने, वहां पर भारत इतनी मजबूत दिखी है और पहली बार जब भारत वर्ल्ड कप हारी तो किसी पे ये सवाल नहीं उठे कि टीम में ये कमी थी। तो इसका कारण आपको लगता है जय शाह ने बहुत अच्छी कोचिंग दी सभी को? नहीं, मैं आपसे ये राय लेना चाहती हूँ। नहीं, देखिए सही बात है। आप कह सकते हैं कि आप एक कॉर्पोरेट पोजीशन में होने के लिए जरूरी नहीं है आप क्रिकेटर हो। हर्षा भोगले बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं, हो सकता है उनको क्रिकेट खेलना ना अच्छा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक आईएएस सर को सुना था, उन्होंने बताया था कि किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं ना तो वहां पे ये नहीं देखा जाता कि जब आप टीम को लीड कर रहे हैं, वहां पे आपका देखा जाता है कि आपकी टाइमिंग क्या है, आपका मैनेजमेंट किस तरीके से आप चीजों को चलाते हैं,
ये नहीं देखा जाता कि आप इस बैकग्राउंड से हैं। जैसे एग्जांपल उन्होंने दिया था कि आप अगर किसी को हॉस्पिटल चलाना है, उसे नहीं पता, उसने एमबीबीएस नहीं किया है, लेकिन मैनेजमेंट उसे आता है तो वो बहुत अच्छे से काम करवा सकता है। बात यहाँ पे सिर्फ ये है कि काम करवाना आना चाहिए और थोड़ी बहुत नॉलेज उस फील्ड की होनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं इसे बिल्कुल सिंपल सा काउंटर आपको देता हूँ। आपकी एक न्यूज़ संस्था है, मान लीजिए कल मैं आपको ऑप्शन दूं, एक ऐसा व्यक्ति जिसको लीडर बनाया जाए, जिसको मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आती हो लेकिन जर्नलिज्म का कुछ ज्ञान ना हो, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसको जर्नलिज्म का भी ज्ञान हो और मैनेजमेंट भी ठीक ठाक आती हो, क्योंकि वो आपको आपके स्तर पर समझ पाएगा। जब विराट कोहली 99 पर नॉट आउट हो रहे हैं या फिर कैच छूट रहा है मोहम्मद शमी से, तो जैसा नहीं बता सकते कि आपको इतनी एक्सेलरेशन करनी है, नहीं कर सकते। हाँ, वो एक मैनेजमेंट लेवल पर अच्छी टीम बना सकते हैं, बट हमेशा बेहतर रहता है या जिस फील्ड से आप हैं उसके एक्सपर्ट अगर आपके लीडर पोजीशन में रहें। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, जी, क्या लगता है आपको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में जितने लीडर्स हैं, कोचेज से लेकर पोजीशन, वो सभी पुराने क्रिकेटर्स के ही हैं। इसी वजह से उन्होंने इतने वर्ल्ड कप जीते हैं आज के समय में। ठीक है, तो जरूरी है कि बिल्कुल अच्छी बात है आप मैनेजमेंट आपको आइए, लेकिन अगर आप उस फील्ड से हैं तो आपको बिल्कुल जानकारी होगी, अपने प्लेयर्स को उनके लेवल तक समझ पाए। यानी कि आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट अगर आपको आता हो और उस फील्ड की जानकारी हो तो और भी बेहतर, बिल्कुल बेहतर, वो चीजें हो सकती बिल्कुल बेहतर है। तो टीम इंडिया में अभी आपको क्या कमी लग रही है? मुझे लग रहा है आप क्रिकेट के भी एक्सपर्ट थोड़े से लग रहे हैं, दिलचस्पी आप शायद रखते हैं। टीम इंडिया में इस वक्त क्या कमी लग रही है? नहीं, बिल्कुल कमी नहीं। मैं तो कौन होता हूँ कमी कहने वाला, बट हाँ एक जो बड़ी कमी मुझे दिखती है, देखिए एक दौर था गांगुली का, एक दौर था सचिन का, फिर धोनी का दौर आया। उसके बाद जैसे ही कैप्टन्स बदलने लगे, कभी रोहित कभी विराट, एक लीडरशिप की कमी मुझे दिखती है। होता क्या है, जब भी टीम हारती है तो छोटे प्लेयर्स को आगे कर दिया जाता है, इनकी वजह से हार गए नए प्लेयर्स, और जब जीतती है तो कहा जाता है पुराने प्लेयर्स थे, इन्होंने अपना वर्चस्व लहराया, इनकी वजह से जीते। तो और इसमें आपको एपीजे अब्दुल कलाम का एक किस्सा सुनाता हूँ मैं। जब पहली बार सैटेलाइट मिशन के लिए सैटेलाइट गई, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने बताया कि उनके जो लीडर थे पहली बार वो फेल हुए, उनके लीडर ने, जानते हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी? अपने ऊपर। जब स्पेस मिशन भारत का फेल हुआ तो गलती सभी टीम मेंबर्स की थी, लेकिन भारत के स्पेस लीडर ने क्या कहा, गलती मेरी है। उससे नेक्स्ट ईयर जब वही मिशन कामयाब होता है, वही लीडर अपने आप को पीछे रखते हैं और कलाम साहब को आगे रखते हैं और कहते हैं ये मेरी नहीं, मेरे टीम मेंबर्स की जीत थी। ये मुझे आज कमी दिखती है। सभी आगे आना चाहते हैं, यू नो, फॉर गेटिंग दैट कि मेरी वजह से जीता है। आई मिस दैट। आई थिंक एक लीडरशिप पोजीशन मिसिंग है, वो होनी चाहिए। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की लीडरशिप की। इसी को, ठीक है, क्रिकेट की बात हम कभी और करेंगे। राजनीति पे फिर से लौट कर आते हैं। क्या इस देश का लीडर क्या सही काम कर रहे हैं, और क्या आपको अभी भी इस देश की राजनीति में ये चीजें लग रही है जो अभी आपने कही है? देखिए, वो देश है जब पूरी दुनिया जंगलों में रहती थी, पैलियोलिथिक नियोलिथिक टाइम्स में, तब हमने हड़प्पा सभ्यता बना दी थी। ये वो देश है जब पूरी दुनिया में समय का कुछ अता पता नहीं था, तो हमने सूर्य के द्वारा, चांद की स्थिति के द्वारा समय का निर्माण करना जान लिया था। ये वो देश है जहां पर दुनिया में लोग पानी को बाल्टियों से भरकर ला रहे थे, तो हमने वर्ल्ड का नंबर 1 ड्रेनेज सिस्टम तैयार कर लिया था ऋग्वैदिक टाइम्स के अंदर। और आज उसी देश को आप देखिए, 17वीं सेंचुरी तक ऑगस्ट मेडिसन नाम के इकोनॉमिस्ट रहे। उन्होंने कहा पिछले 1700 सालों में विश्व में जो नंबर 2 इकोनॉमीज रही थी वो थी चाइना और भारत। तो ये 300 साल में ऐसा क्या हो गया? अंग्रेजों ने भारत में ऐसा क्या कर दिया कि हम इतने पीछे चले गए? एज ए जर्नलिस्ट आप बता सकते हैं क्या 2 चीज अंग्रेजों ने ऐसी की? गुलामी, जो आज तक एक दूसरे की चलती रहती है। बिल्कुल चलती है। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर से बेहतर शब्द क्या रहेगा? हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। हमारे देश में जो हस्तकला की चीजें थी उसको पूरे तरीके से तबाह कर दिया गया। आज आप देखिए, हिमालयन पिंक सॉल्ट की बात कीजिए, पाकिस्तान की हाफ से ज्यादा इकॉनमी हिमालयन पिंक सॉल्ट पे बनी। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर अंग्रेजों ने, और जो सबसे बड़ा काम किया वो था गुलामी का। जैसे आपने कहा, गुलामी कैसी? आज हम फिजिकल तौर पर तो आजाद हो चुके हैं, लेकिन मानसिक तौर पर आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। जब हम अंग्रेजी भाषा बोलने में, मैं भी खुद कूल महसूस करता हूँ अंग्रेजी बोलने में और हिंदी बोलने में फूल। जब हम अच्छे कपड़े पहनने में और कुर्ता पजामा पहनने में अपने आप को थोड़ा अनसोफिस्टिकेटेड फील करते हैं। जब हम सोचते हैं कि वेस्टर्न गानों को गाएंगे तो हम अच्छा फील करेंगे, और कहीं कोई हरियाणवी या फिर कोई लोकल गाना चला दे तो हम कम फील करते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ दैट वेस्टर्न माइंडसेट। पैक्स मैन ब्रिटानिका, जानते हैं आप कि अंग्रेज हम चले गए, लेकिन अंग्रेजियत हमारे दिमाग से नहीं गई है। और भगत सिंह यही कहा करते थे
कि अंग्रेज तो इस देश से चले जाएंगे, गोरे अंग्रेज तो इस देश से चले जाएंगे, लेकिन काले अंग्रेज इस देश पर तब तक राज करते रहेंगे जब तक इस देश की जनता अपने वोट, अपनी राजनीति, अपने लोकतंत्र की शक्ति को नहीं समझती। अच्छा, चुनावी माहौल चल रहा है, आपने वोट की बात की, एक वोट कितना कीमती रखता है एक युवा का? बहुत कीमती रखता है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। आज के युवा के लिए वोट करने का मतलब है इलेक्शन के दिन गए और अपनी उंगली पर वो सिल्वर ब्रोमाइड लगाया और उसके बाद आपने इंस्टाग्राम पर फोटो डाली। हो सकता है एक आधा लाइक आ जाएगा, हो सकता है कोई आपको पसंद कर लेगा, हो सकता है कोई नेता ट्वीट कर देगा। बात वहीं तक सीमित है। लोग उस एक वोट की कीमत नहीं समझते हैं जिस पर इस देश के लोकतंत्र का धरातल टिका हुआ है। अब उसको करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस देश में शुरुआत कैसे होती? एक पिता अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाता है? बेटा दूध पी लो, उसके बाद आपको चॉकलेट खाने को मिलेगी। जब आप बचपन से अपने बच्चों में भ्रष्टाचार डाल रहे हैं तो कैसे आप इस देश उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि बड़े होकर इस देश का निर्माण करेंगे? बचपन से ही इस देश में नीति निर्माण करने की आवश्यकता है। मोरल एजुकेशन को हमारे करिकुलम का पार्ट बनाने की आवश्यकता है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं होने वाला। इस देश का युवा अपने वोट की कीमत तब समझेगा जब इस देश में वोट से बदलाव भी आएगा। जैसे अब बात चल रही है, अब बहुत सारे युवा कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं पसंद, कांग्रेस नहीं पसंद, तो नोटा दबा देते हैं। अब नोटा दबाने से होगा क्या? अगर आप नोटा के खिलाफ है? मैं नोटा के खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके आगे घर जल रहा है और अगर आप कहते हैं कि ना मैं उसे बुझा रहा हूँ ना मैं आग लगा रहा हूँ, तो आप आग लगाने के साझेदार हैं, सपोर्टिंग अ नेगेटिव थिंग। And if you are saying that negative thing is happening and you are saying कि I'm not going to support it, neither going against it, you are still supporting the situation. देश में लगी आग को बुझाइए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। वो आप किसी भी पार्टी के लिए कर सकते हैं, बीजेपी के लिए करिए, कांग्रेस के लिए, बस अपने वोट का सजगता से इस्तेमाल कीजिए। बहुत अच्छी बात कही आपने कि नोटा अगर आप दबा रहे हैं तो सोच समझ के ही दबाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और राजनीति की हमने बात की, लेकिन इस देश में जो है युवा बेरोजगार कह रहे हैं खुद को। एक स्थिति ऐसी आ गई है कि युवा कुछ करने को तैयार नहीं है और खुद बैठा हुआ है और बोल रहा है कि मैं बेरोजगार हूँ। सरकार जबकि कई सारी योजनाएं चला रही है। और अगर उदाहरण मैं आपको दूं, कश्मीर में बैठा युवा, जो चाहे आप 8-10 साल का युवा भी, चाहे 5 साल के बच्चे को आप ले लीजिए, वो जब पत्थरबाजी करता था, हाथ में बंदूक लिए जाता था, आज भी इस देश में जिस योजना के तहत वो छोटा मोटा अपना धंधा कर रहा है, छोटा मोटा बिजनेस चला रहा है, उसके बावजूद भी इतने बदलाव देखने के बाद ये कहा जा रहा है कि आज का युवा बेरोजगार है। कहाँ कमी है, क्या कमी है? युवाओं में कमी है या फिर इस देश के जो है, इस देश की सरकार में कमी है? देखिए, बेरोजगारी हर देश की समस्या है, हमेशा से रही है। समस्या बेरोजगारी नहीं, समस्या है रोजगार के ऑप्शंस में कमी का होना। उदाहरण के लिए, आज का एक आम गांव का पढ़ा लड़का, माँ बाप क्या करते हैं? पढ़ लो बेटा, ताकि जिंदगी में रोटी पानी का गुजारा तुम्हारा हो जाए। उससे आगे हम नहीं सोचते। इंडिया में जितनी नौकरियां हैं उनमें से 85% प्राइवेट सेक्टर में। आप बताइए कितने परसेंट उन नौकरियों में रूरल एजुकेटेड यूथ को मौका मिल रहा है? सबसे बड़ी समस्या है युवाओं को पता ही नहीं है क्या क्या नौकरियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अमेरिका में मेरा एक दोस्त है, वो भी हार्वर्ड विश्वविद्यालय से बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई कर रहा है और वो सेकंड ईयर में ड्रॉप आउट कर दिया उसने। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, बहुत अच्छी जगह, उसका एडमिशन उसने ड्रॉप आउट किया क्योंकि उसने कहा कि मैं खुद का स्टार्टअप खोलना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन वहां की सरकार, जब आप स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, आपको पूरी एजुकेशन को वो लोग स्पॉन्सर करते हैं, आपके स्टार्टअप को स्पॉन्सर करते हैं, आपको वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं। और हिंदुस्तान में जब एक गांव में, यूपी में अभी 2 गांव के दलित बच्चे हेलीकॉप्टर बना लेते हैं तो पुलिस उनको जब्त कर लेती है। आप क्रिएटिविटी को पनपने ही नहीं दे रहे, आप क्रिएटिविटी से डर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? इस देश में युवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए जरूरत है गवर्नमेंट भी अपना फोकस बदले, वोकेशनल एजुकेशन की तरफ जाए, ताकि युवा भी, ये डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी, इस देश में हो सकता है कोई स्पेस सैटेलाइट बना दे। स्पुतनिक पहली जब स्पेस सैटेलाइट बनाई रशिया में, वहां के कॉलेज स्टूडेंट्स के योगदान से बनी थी। उसके बाद अमेरिका चांद पर जाता है और हम फिर से अंतरिक्ष में जाते हैं राकेश शर्मा द्वारा। इट स्टार्ट्स विद वन एफर्ट। वो एक एफर्ट करने की जरूरत है और आज अगर सरकार वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करे, बिल्कुल ये बदलाव किया जा सकता है। बिल्कुल। बदलाव की अगर बात की, डिजिटल इंडिया पे जो है पीएम हमारे इस देश के काफ़ी उस लेवल पे जा रहे हैं कि नहीं, हमें पूरे भारत को जो है, हमारे देश को डिजिटल इंडिया बनाना है। उसको आप कितना सपोर्ट करते हैं और किस तरीके से करते हैं? आखिरकार डिजिटल इंडिया का सही मायना जो है, सही डेफिनेशन क्या है उसकी?
देखिए, एक तो डिजिटल इंडिया के बारे में मुझे हिंदुस्तान की दो तस्वीरें दिखती हैं। एक तो वो तस्वीर है जिसमें आपको दिखता है हम सभी के आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक हो गए हैं, हल्का सा आप निकलवाइए, बैंक का मैसेज आ जाता है फोन पे। और दूसरी तस्वीर मुझे बिहार में दिखती है, जब वो 2 दिन पहले एक पिता को अपनी बेटी के सांप काटने के बाद अस्पताल से एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। उसने डिजिटल नंबर्स पर कॉल भी किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाली। 2 दिन तक उसकी बेटी तड़पती रही, एम्बुलेंस नहीं आई। ये दो हिस्से हैं हिंदुस्तान के। एक तरफ डिजिटलाइजेशन हो रहा है ना, एक तरफ इंडिया है और एक तरफ वही भारत है, ठीक है ना। इंडिया में हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटीज की, और भारत में वही स्मार्ट विलेजेस की अभी तक कुछ चर्चा नहीं हुई। और इंडिया है जहाँ बड़ी बड़ी फेमिनिज्म की बात हो रही है, और एक और वही भारत है जहाँ आज तक वुमेन को, लड़कियों को बेसिक मेंस्ट्रुअल हेल्थ की भी नॉलेज नहीं है। इस दोनों के फासले को कम करने की जरूरत है, और ये कैसे होगा? नेताओं से, एजुकेशन से, हम सभी से, या हम इन तीनों के कॉम्बिनेशन से। जब इस देश के नेता अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे, इस देश के युवा उसको फॉलो करेंगे, और इस देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसा होगा जो दोनों को कनेक्ट करेगा, तब जाके इस देश की स्थिति सुधरेगी और भारत और इंडिया एक बन पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ही नहीं, रियलिटी में भी। अच्छा, रियलिटी की अगर बात करें, ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है, मौजूदा सरकार है या पहले जो रही है, वो जाति धर्म भेदभाव जैसे चीज़ों पर जो है कई चीज़ें चला चुके हैं। आप एजुकेशन देते हैं, स्कूल में जाके कई बार इन चीज़ों को लेकर बात की जाती है स्टूडेंट्स के बीच, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में हमें सुधार देखने को नहीं मिलता है। आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ है? ये सिर्फ एक सिस्टम की कमी है, या फिर इसमें जो ये नागरिक हैं, जो इस देश का आम नागरिक है, उसकी भी जिम्मेदारी है? 2 ही उदाहरण देता हूँ मैं आपको इतिहास से। हिंदुस्तानियों की समस्या जानते हैं आप क्या है सपना जी? हिंदुस्तानियों की समस्या है कि हमें ना कोई बाहर का हमें कुछ कहे तो हम बहुत अच्छे से सुन लेते हैं, हमारे लोग बात कहें तो हम नहीं सुनेंगे। मुर्गी दाल बराबर। जैसे उदाहरण के लिए अंग्रेज आकर कहे कि भाई तमिल लोगों को भी कहा और नॉर्थ इंडियंस को कहा कि भाई इंग्लिश का इस्तेमाल करो, बिल्कुल करेंगे, उन्होंने भी कहा। अब गलती से आप साउथ इंडियंस को कह दीजिए हिंदी का इस्तेमाल करिए, या नॉर्थ इंडियंस को कह दीजिए तमिल का इस्तेमाल करिए, नहीं करेंगे, ईगो इश्यूज आ जाएगा। और ऐसा होता है जब आप एक दूसरे को समझते नहीं है, तब क्या होता है? 1942 में जब आप लड़ते हैं कि कौन सही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या मुस्लिम लीग, तब आरएसएस और मुस्लिम लीग मिलकर अपनी गठबंधन सरकार बनाते हैं 1942 में बंगाल में, अंग्रेजों का साथ देने के लिए। ऐसा तब होता है जब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के अंदर पहले अंग्रेज सिखों को कहते हैं हमारी मदद कीजिए मराठाओं को हराने में, फिर मराठाओं को हरा देते हैं, उसके बाद सिखों को हरा देते हैं। ये डिवाइड एंड रूल पहले अंग्रेज करते थे, अब नेता करते आ रहे हैं। कब तक बांटेंगे इस देश को? हिंदू मुसलमान में बांट दिया, फिर ब्राह्मण और दलित में बांट देंगे, कल को द्विवेदी और चतुर्वेदी में बांट देंगे। कब तक बटोगे? शरीर तो एक ही रहेगा। इस बटने की राजनीति को रोकना होगा। और आई थिंक मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 2 दिन पहले मेरी एक मित्र से बात हो रही थी, और वो कश्मीर में रहती है, बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की है, कश्मीर यूनिवर्सिटी। उससे बता रही थी कि उसका बहुत अच्छे परिवार से आती है। उसने बताया कि जब वो 10 साल की थी, उसने अपने एक परिवार के सदस्य को आर्मी की गोली के द्वारा मरते हुए देखा। और कोइंसिडेंटली आज मैं एक कश्मीरी पंडित के साथ ट्रेवल करता हुआ आ रहा था दिल्ली। उसने मुझे कहा कि यतन, बात तो तुम बहुत अच्छी करते हो, तुम्हें कैसा लगेगा 30 साल के तुम्हारे घर को एक झटके में तुमसे छीन लिया जाए? वो हमारे साथ हुआ। और जब मैंने इन दोनों की कहानियों को समझा, मैंने एक बहुत बेसिक कमी हमारे देश में समझी कि हम एक का सपोर्ट करना दूसरे का विरोध समझ लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कश्मीरी पंडितों के लिए अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीरी मुसलमानों के खराब होना चाहिए। और अगर मैं ये कहता हूँ कि कश्मीरी मुसलमानों का भी कुछ भला कर दो, तो मैं पंडितों की बुराई नहीं कर रहा। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सभी के सभी सिस्टम से पीड़ित हैं, चाहे वो दलित, जिसके जूते और चप्पल पहनाने के लिए तो नेताजी आ जाते हैं, लेकिन आज भी जब वो घोड़ी पर चढ़ता है तो उसकी गर्दन कलम कर दी जाती है। चाहे वो महिला, जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, अब रिजर्वेशन भी दे दी है, लेकिन गर्भ में रिजर्वेशन है महिलाओं को, आज भी मार दिया जाता है कोक के अंदर। वही दलित, वही ब्राह्मण। जिस दिन हम सभी एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझने लग जाएंगे, बस इतना कहना है, आई डोंट एग्री विद यू बट आई अंडरस्टैंड यू, इतना कहने में नेताओं की आधी हवा ठंडी हो जाएगी और देश सुधरने की राह पर चल पड़ेगा। रिजर्वेशन की आपने बात की, हमने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं अपने आसपास। जब रिजर्वेशन की बात होती है ना, जैसे आम आदमियों के बीच लड़ाई हो रही है, वहाँ पे अगर रिजर्वेशन वाला मुद्दा आ जाता है तो वहाँ पे एक दलित इंसान या फिर कहे ST SC वाला वो भड़क जाता है, ठीक है। लेकिन जब बात
कुछ चीज सरकार से मांगने की होती है, अपने हक की लड़ाई के लिए होती है, तब वहां पर रिजर्वेशन आ जाता है। ऐसा ऐसा क्यों? आपको लगता है जातिवाद खत्म हो गया इस देश से? नहीं हुआ, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्यों तब मैं आपको रिजर्वेशन की बात की जाती है। मैं बात बताता हूँ। देखिए, इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हूँ कि रिजर्वेशन से जातिवाद का अंत तो होने वाला है नहीं, क्योंकि जब तक जातियां रहेंगी जातिवाद रहने वाला है। बट इसमें एक समस्या है। कुछ लोग कहते हैं इस देश में जातिवाद खत्म हो गया है, अब तो हम उनके घर में खाना खाने भी चले जाते हैं। ये जो उनके घर शब्द है ना, यही जातिवाद है। जब तक ये नहीं हटेगा तब तक इस देश का सुधार नहीं होगा। मैंने आपको कहा ना, अपर क्लास, अपर कास्ट, जाट, ब्राह्मण, बनियास क्या सोच रहे हैं? दलित हमारी नौकरियां ले रहे हैं। दलित क्या सोच रहे हैं कि ये अपर कास्ट हमारी नौकरियां ले रहे हैं। समस्या क्या है? देश में नौकरियां है ही नहीं। झगड़ा किसके लिए करोगे? 85% तो प्राइवेट सेक्टर है, वहां रिजर्वेशन लागू है ही नहीं। जब देश का कितना परसेंट युवा है हमारे देश में, 600 मिलियन यूथ कुछ 1.5 लाख नौकरियों के लिए लड़ेगा, तो कैसे इस देश का सुधार होगा? इस देश में ज्यादा बड़े शहर बनाने की जरूरत है, ज्यादा नौकरियां बनाने की जरूरत है, ताकि कोई नेता आपको ये ना कह पाए कि पकौड़े तलना आपकी रोजगार का एक साधन हो सकता है। मौजूदा सरकार क्या क्या काम कर रही है, और जो काम कर रही है वो क्या आपको सही लग रहा है? और आपको क्या लगता है कि किन हिस्सों में अभी मौजूदा सरकार को और भी काम करने की जरूरत है? आई थिंक 3 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस, अगर उन पर काम नहीं करेगी तो हिंदुस्तान का कुछ होने वाला, उनका तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, हिंदुस्तान का कुछ नहीं होने वाला है। नंबर 1 इज, आज हमें समझना होगा कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो एक ये अमेरिकन ब्रांड की शर्ट है और इटालियन ब्रांड की वॉच है और बालों में मैंने सरसों का तेल लगाया जो हिंदुस्तान का है, ठीक है। तो हम एक ग्लोबलाइज एरा में जी रहे हैं। तो इंडिया की परसेप्शन पूरे वर्ल्ड में क्या है, हमारे फॉरेन रिलेशंस क्या है, जैसे कि एस जयशंकर जी इज वन ऑफ माय फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर्स, ठीक है। तो नंबर 1 इज फॉरेन अफेयर्स। विश्व में हमारी स्थिति क्या रहेगी, यानी कि आज से 300 साल पहले जब अरब और अफ्रीका के बीच ट्रेड होना होता था ना, तो हिंदुस्तान से पूछा जाता था क्या लेकर जाएं क्या लेकर ना जाएं। आज ऐसा नहीं है। जब तक हम अपने ट्रेड रिलेशंस वर्ल्ड स्तर पर बेटर नहीं करेंगे, नंबर 1 इज दिस, कोई भी सरकार आए फॉरेन रिलेशंस मेंटेन करना। दूसरा, यूथ 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 की सब बात करते हैं, इस यूथ का किया क्या जाए? यूथ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का जब तक अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तब तक इस देश में सुधार आने वाला नहीं है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इस देश को जो चीज सबसे ज्यादा खोखली कर रही है वो जानते हैं क्या? क्या है? टेक्नोलॉजी। आज के समय में मैं इस डिवाइस से बैठकर मोदी जी से लेकर राहुल गांधी से लेकर, हो सकता है उनकी हिटलर के साथ भी एक डीप फेक वीडियो बना दूं। सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने रहेगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और डीप फेक का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और इसका सोच समझकर हमें इस्तेमाल करना होगा। आज मैं ट्रेन में आ रहा था, एक बिहारी व्यक्ति सोनिया गांधी जी की एक रील देख रहा था जिसमें वो मोदी जी को वरमाला पहना रहे हैं, और वो फेक वीडियो थी। और वो पूरी ट्रेन में चिल्लाता हुआ जा रहा है कि देखिए देखिए ये तो यहाँ लड़ते रहते हैं, यहाँ शादी कर रहे हैं। उससे मुझे एक चीज पता लगी, हमारे देश में जनता इतनी भोली भाली है कि अखबार में कुछ लिख देंगे ना और टीवी पर कुछ चला देंगे, उसे वो सच मान लेती है। आज फेक न्यूज, टेक्नोलॉजी पर गवर्नमेंट का नियंत्रण करके इसको सही तरीके से करने की जरूरत है। तो 3 चीज, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, युवाओं का सही मार्गदर्शन, और विश्व स्तर पर भारत की प्रमुख भूमिका जिस दिन हो जाएगी, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। और आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनल राय अगर आप रखना चाहें कि इन चीजों को कैसे सही दिशा और दशा दी जाए, सरकार को क्या करना चाहिए? क्या कर सकती है सरकार? आई डोंट थिंक सरकार कुछ कर सकती है। किसे करना होगा? मुझे लगता है बहुत सारे लोग खुद से शुरुआत करनी होगी। बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोदी जी ये कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करने वाले हैं। आप जब तक उस प्लास्टिक की थैली को उठाकर डस्टबिन में डालने में शर्म कर रहे हैं, आप जब तक सोच रहे हैं कि अच्छा हम बालों में हाथ फेरते हैं, क्या ही हेलमेट लगाना, जब तक आप सड़कों पर चल रही महिलाओं को सीटी वीटी मार रहे हैं, जब तक आप इंस्टाग्राम पर तो पोस्ट कर रहे हैं दलित लाइव्स मैटर और फिर वही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जब तक आप इंस्टाग्राम पर तो खूब फेमिनिज्म की बात करें, लेकिन जब आपके घर में आपकी माँ और बहन पीटी जाती है तो आप चुप्पी साध लेते हैं, यही इस देश को सबसे पीछे लेकर जा रहा है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अपने स्तर पर पॉलिसीज बना सकती है, बट युवा जब तक इंडिविजुअल स्तर पर योगदान नहीं करेंगे, इमेजिन कीजिए कैसे देश को जिस दिन इस देश का युवा डॉक्टर सबसे अच्छी चिकित्सा प्रदान करे, टीचर सबसे अच्छी एजुकेशन दे, इंजीनियर सबसे अच्छे ब्रिज बनाए, नेता सबसे अच्छी पॉलिसी बनाए, युवा सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाई करे, क्या नहीं इस देश में बदलाव किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको जरूर देना चाहूंगा।
हिटलर ने जब यहूदियों को मारा, ये शिक्षा नहीं है। हिटलर का 6 मिलियन यहूदियों को मारना एजुकेशन नहीं है। हिटलर का आम जर्मन नागरिकों को 6 मिलियन भोले भाले यहूदियों को मार देने में तब्दील कर देना, यह एजुकेशन है कि ये दोबारा ना घटित हो। कार्ल गुस्ताव यूंग करके एक साइको एनालिस्ट थे। जानते साइकोलॉजी में हमारे सपनों का बहुत महत्व होता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जो आप सपनों में देखते हैं ना, वो आपकी रियलिटी के बारे में बहुत कुछ दर्शाता है। तो मैंने जब उनको पढ़ा, मैं बिल्कुल हैरान रह गया। उनकी किताब है द रेड बुक। उन्होंने बताया जर्मनी में हिटलर के आने से 30 साल पहले, कितने साल, 30 साल पहले उन्होंने कुछ पेशेंट्स के दिमाग के ड्रीम्स को स्टडी करने की कोशिश करी, और आप हैरान हो जाएंगे सपना जी, उन्होंने जो सपने देखे अपने पेशेंट्स में हिटलर के आने से 30 साल पहले, वह वही हूबहू थे जो हिटलर में 30 साल बाद घटित हुआ। वो लोग यही कह रहे थे कि हम अपने सपनों में लोगों को मार रहे हैं, गैस चैम्बर्स के अंदर जला रहे हैं, आग से जला रहे हैं, बच्चों को पीट रहे हैं। कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर जो हम सोचते हैं वही इतिहास में बार बार रिपीट हो जाता है। और इस बारे में एक छोटी सी बात और, हम बहुत बात कर रहे हैं देश में बदलाव की। मेंटल हेल्थ जब तक हमारी नहीं सुधरेगी ना, तब तक ये नहीं होने वाला। और देश में महिलाओं की बात तो मैंने ऑफकोर्स अपनी स्पीच में करी। लड़कों को ये बचपन से सिखाया जाता है ना कि अपने इमोशंस को अपने अंदर रखो, और जो गलती से आंसू निकाल दें तो जनता और महिलाएं, उनकी पत्नियां उनको कमजोर समझने देती है, और फिर वही लड़के हिटलर बनते हैं। थाम लेते हैं अपने हाथ में बंदूक एक पेंटिंग ब्रश की बजाय और रंग देते हैं इस दुनिया को खून से। फिर वही लड़के सुशांत सिंह राजपूत की तरह पंखे से टंगे होते हैं। हम पूछते हैं क्या हुआ था इसे। वही बच्चे और वही लड़के जिंदगी भर तरस जाते हैं अपने पिता के गले लगने के लिए। मैं समझता हूँ जब तक हम वल्नरेबल होना नहीं सीखेंगे एज ए सोसाइटी कि मुझे भी जरूरत है, मैं आपका हाथ थाम सकता हूँ, मुझसे भी बात कीजिए, इंडिविजुअल लेवल पे हमारी मेंटल हेल्थ नहीं सुधरेगी, ये देश नहीं सुधरने वाला। इंडिविजुअल सुधरेंगे, नेता अच्छी पॉलिसी बनाएंगे, हम सब अपने स्तर पर अच्छा काम करेंगे, तो फिर तो हिंदुस्तान को रोक कौन सकता है। आपके नजरिए में विकास, क्या सही डेफिनेशन होनी चाहिए विकास की? और इस देश को जिस तरीके से, किसी भी देश को उसके विकास को अगर मापा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है सबसे पहले। क्या इतना ये काफ़ी है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, आज एक गांव से दूसरे गांव सड़क जा रही है, आज हर गांव में जो है एक एक मॉडर्न स्कूल खोल दिया है, एक एक कम्युनिटी सेंटर खोल दिया है, क्या यही विकास है? क्या इसके अलावा जो चीज़ें चल रही हैं देश में, जो कई चीज़ें तो बाहर निकल कर नहीं आती, क्या उस पर काम नहीं करना चाहिए? क्या वो विकास के दायरे पे नहीं आता है? विकास है क्या? पहली बात तो हर व्यक्ति के लिए अलग विकास है। बिल्कुल। बारिश आ जाए, एक किसान के लिए वो विकास है। एक गांव में जिसके बाढ़ आ जाए उसके लिए विकास नहीं है। सड़क बन जाए, एक इंजीनियर डॉक्टर के लिए वो विकास है। एक आदिवासी के लिए वो विकास नहीं कि उसका घर उजड़ जाता है। योगी जी जेसीबी से किसी का घर तोड़वा दें तो किसी के लिए विकास है, किसी के लिए वो उसकी जिंदगी भर की मेहनत को एक झटके में बहा देना है। विकास की डेफिनेशन बदलती रहती है लोगों के द्वारा, बट एक बहुत कॉमन डेफिनेशन पर अगर हमारे वापस चलते हैं आजादी के संग्राम पर, हम सभी की कॉमन आइडेंटिटी क्या है? विकास वह है जो हम सभी को एक दूसरे से जोड़े। एक हिंदू, मुसलमान, भाषा से सब हटकर जो चीज हम एक दूसरे से जोड़ती, वो क्या है? द आइडिया ऑफ इंडिया। कितना भी लड़ ले हम आपस में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है ना, सब एक साथ आ जाते हैं। ये कॉमन आइडेंटिटीज है, कॉमन स्ट्रेंथ्स हैं। और आज देश इक्विवोकली इतना बढ़ चुका है अलग अलग मुद्दों में। जब तक हम इस चीज को नहीं सुधारेंगे, कॉमन आइडेंटिटी की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक डेवलपमेंट नहीं होने वाली है। डेवलपमेंट के पैमाने सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, तब उसकी बेस बुनियाद अगर किसी नेता को, किसी पार्टी को चुननी हो, विकास वह है जो एक कश्मीरी को एक तमिलियन से जोड़े, जो एक दलित को एक ब्राह्मण से जोड़े, और एक हिंदुस्तान की वही तस्वीर बनाए जो सबको एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी के थ्रेड में पिरो दे। दैट इज डेवलपमेंट फॉर मी। जो सबकी बात करे, किसी एक की नहीं, सबकी बात करें। और डेवलपमेंट सबसे ज्यादा भूमिका है हमारी। डेवलपमेंट तब होगा जब आप अपने नेताओं को, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिटिसाइज करने से नहीं डरेंगे। वो है ना कविता की, वो डरते हैं तमाम धन दौलत असला बारूद के बावजूद वो डरते हैं कि एक दिन गरीब और निहत्थे लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। उनसे डरना बंद मत कीजिए।
आपके पास आपकी भाषा की शक्ति है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्रिटिसाइज करने की क्षमता, उसको कीजिए, ताकि नेताओं पर कुछ लगाम रहे। नेताओं का फैन बनने की जरूरत क्या है? नेताओं का फैन बनने के लिए तो है ना जनता, भीड़। आप एज यूथ स्टूडेंट्स, आपका काम क्या होना चाहिए? नेता जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भाषण देने आए, उसके पसीने छूटने चाहिए, ये एक फैक्ट गलत ना हो जाए, एक बात में गलत ना बोल दूं, वो क्षमता अपने अंदर रखिए, अपने नेताओं को अकाउंटेबल रखिए। नहीं रखेंगे फिर वही वो करेंगे, बात करेंगे स्मार्ट सिटीज की और कर जाएंगे चारा घोटाला। लेकिन युवा जो है, युवा अपनी आवाज कहाँ जाकर उठाए? क्योंकि भीड़ में कोई अगर युवा बोलता है, एक युवा बोलता है, तो उस युवा की आवाज को दबा दिया जाता है। अगर एक नेता भाषण दे रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, एजुकेशन की बात कर रहा है और तमाम तरह की विकास की बात तो चलती है देश में, लेकिन एक युवा जब आवाज उठाता है तो कई बार देखा जाता है कि उस युवा की आवाज जो है दब जाती है, कहीं ना कहीं वो युवा ही दब जाता है। उसकी सबसे बड़ा कारण यह है कि युवाओं के पास एक मीडियम नहीं था पहले के समय में, लेकिन आज के समय तो मीडियम है। मुझे अगर आपको इंटरव्यू अच्छा नहीं लगता, मैं झट सोशल मीडिया पर डाल सकता हूँ। मुझे मोदी जी से कुछ समस्या है, मैं झट सोशल मीडिया पर डालता हूँ। लेकिन समस्या ये है कि अगर हम डाल दें और उसके बाद 4 साल हमें जेल में रखा जाए, जैसे कुछ थे जेएनयू के छात्र, पता नहीं उन्होंने नारे लगाए थे नहीं लगाए थे, जेल में 4 साल रहे। अगर ऐसा हो जाता है कि एक सरकार अपने देश के युवाओं से क्रिटिसिज्म से डर रही है, बातों से, इतनी कमजोर सरकार तो नहीं होनी चाहिए। अगर आज के युवाओं के पास प्लेटफॉर्म है, जरूरत है उसका संजीदगी से इस्तेमाल किया जाए। और मैं इस बात में बहुत, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ। शाहरुख खान एक बात कहते हैं, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम अ फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी पहले अपने पास शक्ति रखिए, उसके बाद किसी के खिलाफ कुछ बोलने की क्षमता रखिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर मैं अब एक 10वीं में पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ, जैसे वो है ना, एक समाजवादी पार्टी का बच्चा है, उससे कोई पूछता है पहाड़ा सुनाइए, क्यों सुनाऊं मैं पहाड़ा, ऐसे व्यक्ति। अब उसका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कुछ नहीं है, किसी ने भेज दिया तो वो बेचारा कर रहा है, ऐसे क्रिटिसिज्म भी हमें नहीं चाहिए। आपके पास शक्ति होनी चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, उसके बाद आप क्रिटिसिज्म करिए। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, केरला के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ने एक नीति बनाई जिसके कारण उन्हें स्कूल्स के अंदर लड़कियों को कहीं कहीं जाना अलाउड नहीं था। कुछ कंजर्वेटिव एरियाज में लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया स्कूल्स की, और वहां की सरकार को झुकना पड़ा। आज का युवा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे। रिहाना ने ट्वीट ही तो किया था, किसानों ने आंदोलन ही तो किया था। देश के बड़े सबसे बड़ी लोकतंत्र की सरकार को झुकना पड़ा ना। ये सोशल मीडिया की शक्ति है। बट अगेन आई विल से, फर्स्ट बिकम पावरफुल देन यूज योर पावर। संजीदगी से इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत बेहतर टूल है आज के समय में। बिल्कुल। यूपी से आते हैं आप, यूपी में क्या चीजें? नहीं, मैं हरियाणा से आता हूँ। ओके, हरियाणा से आते हैं आप, लेकिन आप दिल्ली मतलब आप यूपी के बारे में तो बहुत अच्छा जानते होंगे, क्योंकि योगी सरकार की जो है उनके कामों की खूब चर्चा की जाती है और विरोध भी होता है। किसी हद तक एक विरोध भी किया जाता है कि नहीं, योगी तो सिर्फ मतलब एक सनातन धर्म को ही आगे लेकर जा रहे हैं। और ये सिर्फ ना योगी सरकार पे बल्कि पूरे इस बीजेपी पार्टी पे ये आरोप लगाए जाते हैं कि सनातन धर्म को ही बढ़ावा दिया जा रहा है, बाकी धर्मों को नहीं देखा जा रहा है। क्या वास्तव में आपको ऐसा लगता है कि ये हकीकत है? देखिए, मेरी इसमें बहुत सिंपल फिलॉसफी है। आप सर पर टोपी लगाते हैं, शेव करते हैं, दाढ़ी रखते हैं, कुछ भी नहीं रखते हैं, आपका पर्सनल मैटर है। आप सनातनी है, सनातनी रहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। और मैं इस मामले में योगी जी की नीतियां मुझे बेहद पसंद है। यूपी में गुंडा राज कम हुआ है, करप्शन कम हुई है, नेता थोड़ी बहुत सुनने लगे। हाँ, थोड़ी धार्मिक राजनीति है, बट अगर किसी में क्रेडिबल चीफ मिनिस्टर को देखना चाहूं तो वो होगा अरविंद केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ का कॉम्बिनेशन। यानी बोलने में, बिहेवियर में अरविंद केजरीवाल और एक्शन में योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की सबसे बेहतरीन बात यह है कि उन्होंने एक्सपर्ट्स को अपनी नीति में रखा है। अगर वो एविएशन की बात करती हैं तो एविएशन एक्सपर्ट को बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर वही बीसीसीआई के चेयरमैन को बुलाकर क्रिकेट की बात करेंगे। एक्सपर्ट्स जब अपनी फील्ड में बनाते हैं, क्योंकि नेताओं को एक समय के बाद पता लग जाता है कि इस देश को चला रहे हैं आईएएस आईपीएस ऑफिसर। उनकी बात जितनी आप सुन लेंगे, जितनी मदद कर देंगे, उतना अच्छा इस देश में चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में बात करी है, अपने होम सेक्रेटेरिएट में बात करी है, उन्हीं लोगों को रखा है जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। हाँ, कुछ चीजें उनके बिल्कुल सेक्युलरिज्म के खिलाफ जाती हैं, हर नेता अच्छा नहीं होता, बट इन सम एस्पेक्ट्स डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी, आई थिंक योगी आदित्यनाथ इज डूइंग वेरी गुड। हाँ, थोड़ा सेक्युलरिज्म कर लें, एक आधी बार मस्जिद भी चले जाएं, राम मंदिर के साथ साथ किसी मस्जिद के रिइंबर्समेंट में भी योगदान दे दें तो कोई खराबी नहीं हो। लेकिन ये चीज तो की है ना, अगर राम मंदिर बना है ठीक है, लेकिन
योगी ने, चाहे योगी ने नहीं, इस सरकार ने जो है, जो चीज हमने गवाई थी, अगर वही चीज अगर आप मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या चीज है? राम मंदिर उन्होंने राम मंदिर दिया है, तो उससे बड़े एकड़ में जो है मस्जिद का निर्माण भी बहुत किया बहुत जा रहा है। बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। राम मंदिर बन गया देश में, राम मंदिर बन गया ना, राम राज्य आ गया है। अभी भी दलित मर रहे हैं ना, लेकिन आज युवा तो सनातन की धर्म की तरफ बढ़ रहा है आगे। आज अगर आप देखेंगे, हर युवा यही कहता है, राम नाम मुंह पे लिए जप रहा है, आज सनातन धर्म को पहचान रहा है, जिसे हमारे दादाजी कहें या फिर माता पिता भूल चुके थे, या फिर हम भूल चुके थे आज, लेकिन युवा उसी लाइन पे तो जा रहा है। तो क्या, कहाँ दिक्कत है? दिक्कत इस बात से है कि पहले प्रयागराज नाम कर दिया है इलाहाबाद से, अब आने वाला कोई होगा वो अकबराबाद कर देगा, हो सकता है उसके बाद जीससवाद कर दे, सिखवाद कर दे, ये चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन क्या उस देश में युवाओं की स्थिति बदली? क्या उस देश में महिलाओं की स्थिति बदली? क्या उस देश में दलितों की स्थिति बदली? हाथों में धार्मिक झंडा ले लेने से या अल्लाह अकबर और जय श्री राम कहने से अगर ये देश बदलता ना, तो बहुत पहले बदल जाता। ये नीतियां हैं राजनीतिक पार्टियों की कि आप झंडा लेकर चलते रहें और पीछे से आपके कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन आप झंडा लेकर चल रहे हैं अपने धर्म का, अपनी राजनीतिक पार्टियों का, और आप लोगों की आंखों के सामने आपका देश लुट रहा है, आपकी सरकारें लुट रही हैं, आपके विश्व में स्थिति खराब हो रही है। आपको खुद सजग होना पड़ेगा। बिल्कुल कहिए जय श्री राम, बिल्कुल कहिए अल्लाह अकबर, लेकिन फिर सरकार से पूछिए भी ना, ये सब हम कर लेंगे अपने घरों में, लेकिन जरा डॉक्टर, हमें अच्छे डॉक्टर प्रोवाइड कर दीजिए, हमें अच्छे विश्वविद्यालय बनाकर दे दीजिए, हमें अच्छे पुलिस स्टेशन बनाकर दे दीजिए। वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब ये चीजें होंगी ना, तो इस देश में राम मंदिर के अलावा राम राज्य भी आएगा। राम मंदिर तो बना है, लेकिन उसके पीछे अगर आप देखें, सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बना है, रोजगार भी मिल रहा है। रोजगार, वहाँ पे जो लोकल दुकानें हैं उनको रोजगार मिल रहा है, वहाँ पर लोग बाहर से बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं, ट्रैवल ज़्यादा बढ़ रहा है, टूरिज्म ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर एक ट्रेन वहाँ तक पहुँच रही है, तो समझ रहे हैं ना आप, किस तरीके से धर्म से भी रोजगार दिया जा रहा है। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। नेता कितना भी जहर घोल लें, बनता है राम मंदिर अयोध्या में, लेकिन उसकी जो इंस्क्रिप्शन का काम करते हैं वो करते हैं मुसलमान कारीगर। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती हमेशा रहेगी। किसी नेता में इतना दम नहीं है कि हमारे देश से ये चीज़ लेकर चला जाए। लेकिन आप कह सकती हैं राम मंदिर बनने से लोगों की एक मांग पूरी हुई, बट उसके बाद क्या? अब क्या? राम मंदिर तो बन गया, अब उसके बाद क्या? इलेक्शंस के समय राम मंदिर बना दिया, हो सकता है नेक्स्ट ईयर कोई और मंदिर बना दे। अब एक और मथुरा में मंदिर, मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, फिर उस पर मंदिर आएगा। हो सकता है ताजमहल को तोड़कर भी उसमें किस दिन शिवलिंग बना दिया जाए। बट इससे समस्या ये है कि आप कर सकते हैं ऐसा अनगिनत बार। नहीं, बस आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, चाहे आप सहमत हैं नहीं है, आप सटीक जवाब दीजिएगा। क्या गलत है कि मेरी चीज अगर आपने छीन ली और 5 साल बाद मैं अपनी ही चीज आपसे वापस मांग रही हूँ, उसमें विरोध क्यों? एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, मैं आप बिल्कुल आपका जवाब दूंगा। प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद? सुनने से क्या लगता है कोई मुस्लिम नाम है वगैरह? इलाही देवी के पूजा का स्थल इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद ज्यादा सनातनी नाम था, अकबर ने रखा था। लेकिन ये लोग उस बात को समझते नहीं है। आप जब तक चीजों की इंट्रिकेसीज को नहीं समझेंगे, सरफेस लेवल पर उन चीजों को समझेंगे क्या? अब आप कह रहे हैं कि इस देश में हमारा था वो हमने ले लिया। आप हैं कौन? आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, या आप एक इंसान हैं, या आप एक भारतीय हैं? भारतीय हैं तो सब कुछ लीजिए नेताओं से, लेकिन अगर आप हिंदू बनकर छीनेंगे और फिर कल को अगर मुसलमान बनकर छीनेगा या कोई सिख बनकर छीनेगा, तो उन्हें खालिस्तानी या पाकिस्तानी मत कहिएगा। फिर आपको समझना होगा कि अगर आप अपने धार्मिक चीजों को मांग रहे हैं, बाकी धर्म भी इस बात को कंटिन्यू करेंगे और फिर वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल, और भी सवाल पूछूंगे आपसे। मौजूदा सरकार को और क्या कार्य करने की जरूरत है, आपको क्या लग रहा है? मुझे बिल्कुल, मोदी जी 17-18 घंटे काम कर रहे हैं, योगी जी घर गिरा रहे हैं। ये तो मजाक की बात है नहीं, बट आई थिंक सबसे बेहतरीन काम जो मोदी जी ने किया है, दैट इज विदाउट डाउट। आप चाहे कांग्रेस में हो, किसी भी पार्टी से हो, जिस तरीके से उन्होंने पूरे गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज पावर में लिया है। कांग्रेस में डिसीजन लेने में बहुत समय लगता था, राहुल गांधी से फिर इधर फिर उधर। अब डिसीजन सटाक से हो जाते हैं। अब डिसीजन गलत या सही वो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, बट एटलीस्ट उस स्थिति में है कि हम डिसीजन सही समय पर हो जाते हैं। पहली चीज ये। दूसरी बात मोदी सरकार की जो सबसे अच्छी मुझे लगी वो ये थी डिजिटलाइजेशन की, जैसे आपने बात करी। केवल डिजिटलाइजेशन नहीं, डिजिटलाइजेशन के साथ पब्लिक वेलफेयर, जनधन को
गरीब तक पहुंचाना, किसान क्रेडिट स्कीम को जनता तक लेकर जाना, ये बात मुझे बीजेपी सरकार की अच्छी लगी। कमियां क्या है? कमियां वही है कि आप पोस्टर पर छाप देते हैं कि इस महिला को सिलेंडर मिला, गांव में जाते हैं तो पता लगता है उसको सिलेंडर मिला ही नहीं। विज्ञापन बहुत सारे हैं, लेकिन रियलिटी में क्या ये चीज हो रही है? लेकिन कांग्रेस और बीजेपी सरकार में आपको क्या काम में क्या डिफरेंस दिखा? कहाँ पे विकास की बात होती है कि बीजेपी सरकार में हमने बहुत विकास देख लिया, ये विकास किसी ने किया ही नहीं, लेकिन क्या कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी अब क्या कर रही है? क्या डिफरेंस है दोनों में? नहीं, बिल्कुल आप कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बीजेपी इज डूइंग बेटर, किसी भी स्थिति में आप कहेंगे, ठीक है ना। और उसकी समस्या अब ये बहुत गलत आपने बाइनरी में फंसा दी ना। बीजेपी को मैं कांग्रेस से क्यों कंपेयर करूं? नहीं, काम की वजह से मैं कंपेयर करूं, बट क्यों ना मैं बीजेपी को कंपेयर करूं फॉरेन गवर्नमेंट से। चाइना में सरकार क्या कर रही है, अमेरिका से क्यों कॉम्बिनेशन? पहले ही तो अपने देश घर से ही बात उठेगी ना। नहीं, घर से बात उठेगी, बट हम कांग्रेस ने जो किया पहले घर के दो बच्चों के बीच ही तो होगी। नहीं, हम पड़ोसी के बच्चे से पहले नहीं होती, उससे पहले घर के बच्चे से ही कंपैरिजन शुरू होता है। हम हिंदुस्तान से आते हैं तो चाहे आप कोई हो, आपको शर्मा जी के लड़के से कंपेयर किया जाता है, आपको अपने भाई बहन से। उससे पहले घर के बच्चे से किया जाता है, अगर आप सिबलिंग्स हैं तो। देखिए, कांग्रेस की बहुत समस्याएं थी। आई थिंक कांग्रेस का हटना जरूरी था 2014 में, क्योंकि मनमोहन सिंह बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर रहे हमें, बट मुझे वो मजबूती नहीं दिखती थी फॉरेन अफेयर्स में कम से कम, ठीक है ना। तो इसलिए जरूर अच्छा है कि बीजेपी आई 2014 के बाद, बहुत अच्छे कार्य भी किए शुरुआत में, बहुत अच्छी बात की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस वाले नीतियां लेकर ही नहीं आते थे, बीजेपी वाले नीतियां लेकर तो आ रहे हैं, बट क्या उनसे सच्चाई में, रियलिटी में चीजें बदल रही हैं? उस पर एक बहुत बड़ी समस्या। और सबसे बड़ी जो बुराई मुझे बीजेपी में दिखती है वो ये, अच्छे काम गिनाने के लिए आपके पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन समस्या ये है कि कितने साल हो गए प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बने? 10 साल। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए 10 साल हो गए। ये सबसे बड़ी समस्या कि इस देश का सबसे पावरफुल नेता पत्रकारों से सवाल से डर रहा है, पत्रकारों के सवाल नहीं ले रहा, दूसरे नेताओं को भेज देता है। यानी कि आपके अंदर इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि हमने इतना अच्छा काम किया तो पूछें आप जो सवाल पूछना चाहते हैं, हम खड़े हैं। कांग्रेस में ये बात थी, बेशक से वो सवाल जवाब अच्छे नहीं देते थे, राहुल गांधी जी तो खैर मॉर्निंग को इवनिंग बोल देते हैं, इवनिंग को नाइट, बट फिर भी एटलीस्ट वो सामने आने की हिम्मत रखते थे, वो होनी चाहिए। अब वही समस्या है कि अब मेरे सामने खराब हुआ तरबूज है और एक खराब हुआ सेब है, किसको चुनूं? समस्या हिंदुस्तान में ये है ना कि आज ये बात बहुत खुश होने की नहीं है कि मोदी जी सबसे अच्छे नेता हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि आपके सामने क्रेडिबल ऑपोजिशन है ही नहीं। नेहरू के सामने एक वाजपेयी होना चाहिए। यही मैं आपसे सवाल करने वाली थी कि जिस तरीके से चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है देश में, एक तरफा सरकार देखने को मिल रही है। एक तरफा भी हुआ नहीं है नहीं, अगर आप देखें काफी हद तक इस बार चुनावी अगर माहौल देखें ना, उस तरीके का जोश नहीं है, चाहे वो युवाओं के बीच है चाहे बुजुर्गों के बीच है। एक न्यूट्रल पे ये चुनाव चल रहा है। अगर आपकी विपक्षी पार्टी भी अगर उतनी ही ताकतवर हो तो फिर चुनाव में मजा भी है और काम करने में भी, काम करवाएगी भी विपक्षी और आपके काम पे सवाल उठाएगी भी। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं हमेशा कह रहा हूँ, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस, मोदी जी, राहुल गांधी, देश में सरकार से ज्यादा एक कंस्ट्रक्टिव स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना ज्यादा जरूरी है। सरकार आए जाए चलेगा, लेकिन विकास होना चाहिए। विकास कैसे होगा? अगर आप सरकार की लगाम को थाम कर नहीं रखेंगे तो कैसे पता लगेगा विकास हो रहा है? नहीं, 10% वोट ही नहीं मिल रहे हैं ऑपोजिशन को, तो जो पार्टी इन पावर है वो तो बिल्कुल बेलगाम होगी। और वो आपको दिखेगा, वो आपको ऐसे दिखेगा कि जब ऑपोजिशन पार्टीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर विज्ञापन छपवाना चाहती है तो पत्रकार क्या दिखाते हैं? एलिश यादव ने सांप बेच दिया। समस्या तब आती है जब ऑपोजिशन को अपनी एडवर्टीजमेंट करने का मौका ही नहीं मिल रहा। और ये सिर्फ ऑपोजिशन की गलती है, सरकार की गलती हमारी भी है। हमने सरकार को क्रिटिसाइज करना एक एंगल से छोड़ दिया है। आप समझिए इस बात को कि आज जो पत्रकार आपको बीजेपी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस आएगी कांग्रेस की करने लगेंगे, कल को कोई और जेडीयू आएगी जेडीयू की करने लगेंगे, लेकिन आप वहीं रह जाएंगे। आपको एज अ सिटीजन प्राइमरी गोल होना चाहिए कि अपनी सरकार का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें। और अगर छोड़ दीजिए कांग्रेस ऑपोजिशन नहीं बन पा रही, आप बनिए। आपकी जब कॉन्स्टिट्यूएंसी में नेताजी आए और कहें अच्छे दिन आएंगे, उनसे पूछ लीजिए ना कि अच्छे दिन आपके घर में आएंगे या आपके परिवार में आएंगे, आपके देहात में आएंगे, या उस गांव गरीब कूचे तक भी पहुंचेंगे जहां में आज तक एक बुजुर्ग तरस रहा है अपनी पेंशन लेने के लिए भी। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए और अपने नेताओं की लगाम थाम कर रखिए। और ऑपोजिशन अगर
पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनना पा रही, तो यू बिकम द क्रेडिबल ऑपोजिशन. द यूथ ऑफ दिस नेशन कैन बिकम द क्रेडिबल ऑपोजिशन बाय आस्किंग द राइट क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट. अवसरवादी नेताओं को लेके आपका क्या कहना है? इशारा शायद आप मेरा समझ रहे होंगे. अवसरवादी नहीं, हिंदुस्तान में कहाँ अवसरवादी. हिंदुस्तान में तो बहुत भोले भाले नेता होते हैं, बिल्कुल डिफेक्शन नहीं करते हैं. ऐसा नहीं है कि पार्टी से पहले किसी इलेक्शन से पहले किसी पार्टी में, इलेक्शन के बाद किसी, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा. नीतीश कुमार की बात कर रही हैं आप. तो अब आप इस बात को समझिए कि मैं इलेक्शन लड़ा और मैंने खूब बुराई करी आपकी और ये वो और इलेक्शंस के बाद मैं आपसे ये गठबंधन कर रहा हूँ. और ये समस्या हर पॉलिटिकल पार्टी में. ये आपको दिखती है कि जब मायावती और अखिलेश यादव साथ आ जाते हैं, या आपको दिखता है जब नीतीश कुमार और बीजेपी साथ आ जाती है, या आपको तब भी दिखता है जब महबूबा मुफ्ती और बीजेपी मिलकर सरकार बना लेते हैं गवर्नमेंट के अंदर. ये आपको 1907 में भी दिखता है जब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट मिलकर सरकार बना लेते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर. ये समस्या नेताओं की हमेशा रही है. ये आपको ऐसे लड़वाते रहेंगे और आप नहीं समझेंगे इस बात को. मेरे एक मित्र है, एक पॉलिटिकल पार्टी से, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने मुझे बताया कि अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ बिल्कुल टीवी पर लड़ते हैं, आपको समस्या लगती, शाम को एक भी टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं वो लोग कभी कभी. ये जनता के सामने लड़ाई का सारा चित्रकला और सब कुछ है, कला मंच है, लेकिन रियलिटी में नेताओं के बीच इतनी समस्याएं नहीं है. तो आप समझिए इस बात को कि नेताओं के पीछे आप तो झंडा लेकर लड़ने चले जाते हैं, अंधभक्त कह लेते हैं उनको पप्पू कह लेते हैं, लेकिन असल में अंधभक्त और पप्पू बन रहे हैं आप. वो है ना मीम चली है कि जियान है आप, तो जियान बन रही है इस देश की जनता और नेता आपको बना रहे हैं. तो आप समझिए बीजेपी और कांग्रेस इन नेताओं के फैन बनने के बजाय इनके एडमायरर बनिए, इनकी पॉलिसीज को समझिए, और वो काम करते हैं तो करिए. और ये आपको कैसे पता लगता है? 3 इडियट्स खूब देखते हैं हम. 3 इडियट्स में रेंचो की कहानी सुनकर हम खूब मोटिवेट होते हैं, पर जब 21 दिन सोनम वांगचू लद्दाख में भूख से प्रेत से बैठे रहते हैं तो इंस्टाग्राम स्टोरी से ज़्यादा हम कुछ लगा नहीं पाते, उतना हम नहीं कर पाते. ये हमारे इस देश के यूथ की, सोशल मीडिया की, पॉलिटिकल पावर की सबकी सबसे बड़ी कमी है कि हम अपनी ही आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं. तो इसलिए ज़रूरत है कि ऑपोजिशन और अपनी पावर समझिए, एंड द यूथ शुड बिकम द ऑपोजिशन. केजरीवाल को लेके आपका क्या कहना है? क्योंकि उन्हें भी कहा जाता है, अक्सर ये कहा जाता है कि केजरीवाल जो है अवसरवादी नेता है और जो लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें क्या करते थे कि फ्री में सब कुछ दे दिया, आंखों में पट्टी बांध ली, आज खुद एक कह सकते हैं कि शराब के धंधे में वो अंदर चले गए हैं. अब केजरीवाल तो ऐसा भी कहते थे इलेक्शन से पहले कि आई विल नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, कुछ हो जाए मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा. वो तो ऐसा भी कहते थे मैं कोठी बंगला नहीं लूंगा, गाड़ियों में नहीं चलूंगा. कर रहे हैं ना सब कुछ. आपको समझने की जरूरत है एज वोटर्स ये सब. अब लेकिन ये भी विडंबना है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि देश में इलेक्शंस हो रहे हैं और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर आपने जेल में डलवा दिया है और उस पर वो साबित नहीं हुई है मुद्दे अभी तक, लेकिन फिर भी वो जेल के अंदर. लेकिन उन्हें तो 10वें समन पे किया है ना, उन्हें गिरफ्तार. नहीं, अब तो केजरीवाल को डायबिटीज की भी समस्या है, पता लग रही थी, शुगर वुगर की भी समस्या, उनको फ्रूट वगैरह खा रहे हैं. देखिए अब केजरीवाल को आप 5 साल पहले देखिए, क्या पहनते थे? कुर्ता, आदिवासी का कुर्ता, सिंपल कपड़े, सरसों वाले बाल. ये नेताओं की चाल है आपको दिखाने के लिए कि हम बहुत अमीर या बहुत अलग, हम आप में से ही हैं. आपको एक उदाहरण देता हूँ. इतिहास में 2 डिक्टेटर हुए हैं हमारे, हिटलर और दूसरे स्टालिन. स्टालिन रशिया में और हिटलर जर्मनी में. जब हिटलर के सामने जनता तालियां बजाती थी, वो हिटलर ऐसे खड़े होकर देखते थे, उनका साथ नहीं देते थे. पर स्टालिन के सामने जब उनकी जनता तालियां बजाती थी, उनके साथ तालियां बजाते थे. जानते हैं क्यों? ये बताने के लिए कि जरूर तुम गरीबी में जी रहे हो, लेकिन मैं भी तुम्हारा ही एक पार्ट हूँ. आज के नेता जब जाते हैं, राहुल गांधी, और दलित महिलाओं को चप्पल पहनाते हैं या मैकेनिकों से हाथ मिलाते हैं, या मोदी जी दलित स्वीपर्स के कदम धोते हैं, या अरविंद केजरीवाल वो चेक वाली शर्ट पहनते हैं, दिखाने के लिए कि वो आप में से हैं. लेकिन वो आप में से हैं या नहीं है किस बात से पता लगेगा? जज पॉलिटिशियंस बाय नॉट व्हाट दे से, बाय व्हाट दे डू. उन्होंने रियलिटी में क्या किया. अब बात करें डेवलपमेंट में, और कर दिया आपने शराब का काम शुरू, और फिर पंजाब के सीएम की बात तो नहीं की जाए तो बढ़िया है. उनका और शराब का रिलेशन तो वैसे ही बहुत अच्छा रहा है. तो जरूरत है इस चीज को सुधारने की. अभी आप में वही समस्या है ना, बीजेपी कांग्रेस सभी एक थाली के चट्टे पट्टे हैं. समस्या आप में है. आप बन जाते हैं फैन और आप भूल जाते हैं कि आपको जरूरत है सवाल पूछने की, कठोर सवाल पूछने की, ताकि नेता जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए तो उसके चेहरे से पसीना टपके कि मेरा वोटर एजुकेटेड है, मुझसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछेगा. बिल्कुल. यूसीसी के बारे में सुना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड? बिल्कुल सुना है. पूरे उत्तराखंड में तो लागू हो गया है, लेकिन पूरे देश में लागू करने की बात चल रही है. आप कितने सहमत है? क्योंकि कई
कहें कि विपक्षी पार्टियों ने इस पे सवाल खड़े किए थे, कहा था कि नहीं ये तो फिर से हिंदू मुस्लिम करने वाली बात होगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसका जो अधिकार है वो अधिकार इस कानून के तहत दिया जा रहा है। जो सिक्योरिटी लड़कियों को देनी थी वो दिया जा रहा है, तो विरोध क्यों हो रहा है? क्या अगर आपको लगता है कि देश में लागू होना चाहिए पूरे देश में यूसीसी? नहीं, इस मामले में बिल्कुल आई सपोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 से कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल सपोर्ट करता है। देखिए, अब इसको समझने की जरूरत है। कुछ विपक्षी नेता कहेंगे आपको देश की विविधता से समस्या है। विविधता से समस्या नहीं है। हमें तलाक है, तलाक है, तलाक से समस्या नहीं है। हमें समस्या है कबूल है, कबूल है, कबूल है से। हमें समस्या तब है जब आज भी इस देश में पुराने रूढ़िवादी पॉलिसीज की वजह से होमोसेक्सुअल कपल्स बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर पाते। हमें समस्या इस वजह से आज इस देश में कि अगर आप हिंदू हैं और अगर आप एक माइनर लड़की से शादी कर लेते हैं तो आप पर लगेगी पॉस्को एक्ट, लेकिन अगर आप किसी दूसरे धर्म से आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप पर कोई एक्ट नहीं लगेगी। इसीलिए जो एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटीज हैं उनके सुधार के लिए मैं बिल्कुल चाहता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सके, ताकि किसी एक छोटी मुस्लिम बच्ची के प्राइवेट पार्ट के साथ म्यूटिलेशन की जाए, या फिर केरला के अंदर या तमिलनाडु के अंदर हिंदू महिलाओं को देवदासी बनकर बचपन से मंदिरों में जबरदस्ती रखा जाए और उनको ये कहा जाए कि ये तो कानून में लिखा है। ऐसा इस देश में ना हो पाए, इसलिए आई बिलीव यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बिकम अ रियलिटी। बिल्कुल समान नागरिक संहिता इस देश में आनी चाहिए। इसमें किसी नेता को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बशर्ते सभी पर बराबर लागू हो। ऐसा ना हो कि मतलब एक मुसलमान तलाक दे तो उसे आप जेल में डाल दें पति को। इसमें तो हिंदुओं के लिए भी है ना, इसमें तो धर्म कहीं पे है ही बिल्कुल नहीं। है, बिल्कुल है। बस समान नागरिक अधिकार के बारे में बात बिल्कुल है, बिल्कुल है। और यूसीसी इंडिया में गोवा में लाया गया, उत्तराखंड में है, बहुत जगह है और अच्छे से कार्य कर रहा है। बिल्कुल आई सपोर्टेड। बट सब पर के बारे में, सीए के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जी जी, देखिए इसमें बहुत सीधी समस्या, मुझे समस्या पॉलिसी से नहीं, आप सीए की बात करिए, मुझे समस्या है नीतियों के समय से। ये इलेक्शन के समय क्यों आती है? राम मंदिर, सीए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हर किसी की स्ट्रेटेजी हर किसी की है ना। अगर स्ट्रेटेजी आपको आप जीतना है, अगर आपको राज करना है, तो एक स्ट्रेटेजी के साथ आप करते हैं। और ये सिर्फ मौजूदा सरकार के साथ नहीं है, आप चाहे पिछली सरकार देख लीजिए, किसी भी राज्य की कोई भी सरकार देख लीजिए, हर कोई यही करता है। अगर एक निर्दलीय उठता है, वो भी तो कुछ लालच अपने जो है समाज के बीच रखता है कि अगर मैं जीत गया तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा। आज अगर आप जिस तरीके से हमने रविंद्र भाटी की बात की थी, उन्होंने भी तो युवाओं के सामने यही लालच रखा था ना कि अगर मैं जीत गया, एक युवा आपके बीच से निकलकर एक विधायक बन गया, एक सांसद बन गया, तो मैं आपके लिए ये करूंगा। यही चीजें जो है, अगर जो सीएम बनता है, जो विधायक बनता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो जाए, मैं एक पार्टी पे जो है ये चीज नहीं दाग रही हूँ, वो किसी भी पार्टी का हो जाए, लालच तो वो देता है, हर कोई देता है। बिल्कुल देता है। समस्या लालच से है ही नहीं, बिल्कुल दीजिए, पूरा तो कीजिए उसे। लालच को पूरा करना भी तो जरूरी है। जब आप बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा है 3rd पॉइंट में कि हम लद्दाख को 6 शेड्यूल देंगे और आप नहीं देते हैं। जब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम भारत में लोकपाल लेकर आएंगे और वो नहीं लेकर आते हैं। जब अरविंद केजरीवाल के मैनिफेस्टो में लिखा था कि वो दिल्ली को करप्शन फ्री और फुल वाईफाई प्रोवाइड करेंगे और वो नहीं देते हैं, तब समस्या है ना। ऐसे तो नेता बदलते रहेंगे, इलेक्शन आते रहेंगे, नए नए वादे करते रहेंगे, जनता मूर्ख बनती रहेगी, लॉलीपॉप आपको मिलता रहेगा और आप उसे लेते रहेंगे और आप भूल जाएंगे पिछली बार आपने क्या वादे किए थे। और नए वादों के इस सागर में फिर से आप नई नई सरकारों को चुनते रहेंगे। उनकी क्रेडिबिलिटी भी तो होनी चाहिए। समस्या है सारी क्रेडिबिलिटी की। आपको सवाल पूछने जरूरी हैं, आप पूछिए ना। अच्छा, राम मंदिर आपने बना दिया, बहुत शुक्रिया, अच्छी बात है, सभी को अच्छा लगा, मैं भी जाकर आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, राम मंदिर में दर्शन करने किसे अच्छे नहीं लगते, बट अब उसके बाद क्या? खत्म नहीं होनी चाहिए ना आपके बात, आपके पास मुद्दे होने चाहिए। बेसिकली अगर आपकी पॉलिसी ये है कि मेरा काम है दूसरे को नीचा दिखाना, कांग्रेस का पॉलिसी ये है कि बीजेपी ने ये खराब किया और बीजेपी की पॉलिसी ये है कि कांग्रेस ने ये खराब किया, तो अच्छा कौन कर रहा है? तो वोट किसको देखकर हम लोग कर रहे हैं? पॉलिसी बना कौन रहा है? समस्या सारी यहाँ है। आप बिल्कुल वादा कीजिए, लालच कीजिए, दीजिए जनता को, बिल्कुल अच्छा लगता है। हमारे देश की जनता तो वैसे ही बिल्कुल बहुत बढ़िया। अभी आप देखिए इलेक्शन होंगे, बिल्कुल हम 500 रुपए के बोतल के लिए अपना 5 साल का वोट देखकर भूल जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है। बट मेरा एक दोस्त सुधांशु बहुत अच्छी बात कहता है कि अगर आप, ये वो वाले सुधांशु नहीं वो वाले हाँ। त्रिवेदी, वो तो बड़े लोग हैं, उनकी कहाँ बात की जाए, बीजेपी के इतने मित्र नहीं, बट हाँ वो बहुत अच्छी बात करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का लड़का है, वो कहता है कि अगर आप आज अपनी उंगली पर लगी, अपनी मुट्ठी में लगी उंगली का इस्तेमाल वोट देकर सही से नहीं करते हैं, तो 5 साल बाद
उसी उंगली में मुट्ठी तान कर कि सरकार का विरोध करने का अधिकार भी आपको नहीं होगा। तो उसका सही से इस्तेमाल कीजिए, जनता से नेताओं से सवाल पूछिए, ठीक है। और हो सकता है आप लालच दें, नेता दें, लेकिन उनसे पूछ लीजिए कि हमसे भी तो पूछ लो हमें क्या चाहिए, हमसे भी तो पूछ लीजिए हमें ये चीज चाहिए नहीं। आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप सड़क पर निकलिए, कितने युवा चाहते हैं कि राम मंदिर बन गया? कितने युवा चाहते हैं सीए मिले? युवा चाहते हैं ना उनको नौकरियां मिले, युवा चाहते हैं ना उनको नौकरियां मिले। सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आप ले आइए, लेकिन इस देश का जो सिटीजन है उसकी तो स्थिति सुधार दीजिए पहले। जब तक वो नहीं करेंगे, सिटीजन्स को बाहर करते रहिए, अंदर करते रहिए, उससे क्या फायदा? लेकिन एक शरण तो दे रहे हैं ना, किसको शरण दे रहे हैं? उन्हीं लोगों को। आपको नहीं लगता ये इस देश की सेक्युलरिज्म की पॉलिसी के खिलाफ जाता है? इसमें क्या बुराई है कि अगर ठीक है आप अपने देश छोड़कर आ गए, आप दूसरे देश में हैं, वो भी अपना चाहेंगे हम देश। इतने सालों बाद आप अगर एक कई सालों तक आप एक जगह पे रह रहे हैं, तो क्या इसमें दिक्कत है? कहाँ पर दिक्कत है अगर उन्हें नागरिकता मिल रही है? कोई दिक्कत है ही नहीं सपना, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आप लोगों को मौका दीजिए। पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, बिल्कुल हिंदुस्तान में आ सकता है। बांग्लादेश में हो रहा है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन दिक्कत ये देश हिंदुओं का नहीं है, ये देश एक सेकुलर देश है। तो अगर आप सिलेक्टिवली जब करते हैं कि सिर्फ इंडियन कम्युनिटीज को हम देंगे, और लॉजिक क्या देंगे कि इनके पास तो बहुत सारे देश हैं, मुसलमानों के पास बहुत सारे देश हैं, लेकिन ये एक सेकुलर देश है ना। इस देश की जब नींव रखी गई तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सेकुलरिज्म डाला ना। अब आप डिबेट कर सकते हैं इमरजेंसी में डाला वगैरह वगैरह, बट बेसिक फीचर में सेकुलरिज्म था। तो सेकुलरिज्म डाला गया, इसीलिए समस्या सिर्फ इस बात से, बिल्कुल प्रताड़ित किए लोगों को आप हिंदुस्तान में आने का मौका दीजिए। लेकिन जब हिंदुओं को कहते हैं इस देश के निवासी, रोहिंग्यास को कहते हैं आतंकवादी, समस्या सारी वहां आती है। ये इम्पार्शियल ट्रीटमेंट जब होता है, समस्या सारी वहां शुरू होती है, क्योंकि व्यक्ति जिसके साथ बुरा हो रहा है वो मुस्लिम या हिंदू नहीं देखता। उदाहरण के लिए आप जानते हैं मुस्लिम धर्म में भी कास्टिज्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल एक अजलफ किस्म के मुसलमान होते हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर ही, पाकिस्तान में सुन्नी पॉपुलेशन ज्यादा है तो शिया के साथ मैनिपुलेशन होती है। क्यों उन्हें मौका ना मिले हिंदुस्तान में आने का? सिर्फ इसलिए क्योंकि एक मुसलमान के घर पैदा हो गए। उनमें उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन था? क्या आप हिंदू हैं इसमें आपका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है? नहीं है। लेकिन आपके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो आपने जिया है, वो आपने जीवन में सहा है। तो उसमें अगर किसी हिंदू को अधिकार मिल रहा है, आपको भी अधिकार होना चाहिए इस देश में आने का। अच्छा, राजनीति पे हमने बात कर ली, धार्मिक चीज़ों पे हमने बात कर ली, युवाओं पे बात कर ली, लेकिन जब बात LGBTQ कम्युनिटी की आती है तो उस पर क्या? देखिए, अब जैसे देश विकास और दुनिया लिबरल बनेगी, ऐसे ऐसे हम और आइडेंटिटीज को लेकर आएंगे। अब वही बात है ना, ये वो देश है जहाँ भूत प्रेतों को हम सच्चा मान लेते हैं, लेकिन अगर कोई कह दे मैं गे या होमोसेक्सुअल है तो आप कहेंगे इसमें आत्मा आ चुकी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और ये वो देश है जहाँ विश्व में तो ये अब आया LGBTQ+। हमारे देश में अश्विनी कुमार की शादी हमने सूर्य भगवान से वेदों में बहुत पहले कर दी थी। हमारे यहाँ कृष्ण भगवान बिल्कुल महिलाओं के कपड़े पहनते हैं। शिवा को कहा गया है हाफ वुमेन। हमारे यहाँ योनि और लिंगम की पूजा की जाती है। वी हैव बीन अ सिविलाइजेशन दैट हैज बीन सपोर्टिव ऑफ दिस। आप कामा सूत्रा पढ़िए, भीमबेटका की गुफाएं देखिए, आप पेंटिंग्स को देखिए, इंस्क्रिप्शंस देखिए। वी हैव सीन दिस ऑल थ्रू आउट द ईयर्स। बट जितना ज्यादा देश डेवलप होगा उतना ज्यादा लोगों को अपनी आइडेंटिटी को रखने का मौका मिलेगा। बट अब इसमें एक छोटी सी समस्या है। हमारे देश में ना वोट बैंक पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है। अब दलितों की भी बात होती है, इलेक्शंस में आ जाते हैं, ठीक है ना, और महिलाएं भी इलेक्शंस में आ जाती हैं, ऐसे LGBTQ भी इलेक्शंस में आएंगे। ऐसा ना हो। मैं चाहता हूं कि इस देश में हर एक कम्युनिटी को जो एक्सप्लॉइटेड फील करती है, जो आइसोलेटेड फील करती है, उसको अपनी आइडेंटिटी रखने का मौका मिले, पॉलिटिकली नहीं, सोशली। अलीगढ़ का आपको किस्सा याद होगा, एक प्रोफेसर अपने बंद कमरे में क्या करता है, इससे आपको क्या फर्क पड़ना चाहिए? जब वो एक महिला के साथ है, एक पुरुष के साथ है, दो महिला साथ हैं। समस्या तब आती है जब आप लोगों की प्राइवेट पार्ट में, इंडिविजुअल लाइफ में इंटरफेयर करने लगते हैं। सारी समस्या वहां आती है। उदाहरण के लिए लीजिए, हमारे देश में हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहते हैं, बड़ी समस्या है, हिंदू ऐसे मुसलमान ऐसे। सबरीमाला में महिलाओं को जाना अलाउड नहीं है केरला के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर एक मस्जिद के अंदर मुस्लिम महिलाओं को जाना अलाउड नहीं। आप देखिए, हिंदू मुसलमान वैसे लड़ते रहेंगे, लेकिन वहां पर अभी पिछले 2 महीने पहले हिंदू मर्द और मुस्लिम मर्दों ने मिलकर आंदोलन किया। क्या? मुसलमान मर्दों ने सपोर्ट किया कि सबरीमाला में हिंदू महिलाओं को ना आने दिया जाए, और हिंदू मर्दों ने सपोर्ट किया कि उस मस्जिद में मुस्लिम महिलाओं को ना आने दिया जाए। देखिए,
एक्सप्लॉयटेशन की जब बात आती है तो लोग यूनाइट हो जाते हैं। तो ये जो एक्सप्लॉयटेड लोग हैं, दलित इस देश में, महिलाएं, LGBTIQ, इनकी आवाज़ कौन उठाएगा? यही लोग उठाएंगे। एंड आई थिंक दे शुड गेट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इस देश में। और ये लोग वही इंसान ही हैं, सब कुछ कर सकते हैं इस देश में, वही काम कर सकते हैं, बट हमारी देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। जब तक आप देखेंगे इन ट्रांसजेंडर्स को, आज भी हम वही देखते हैं कि तालियां बजाते हैं और पैसे कमाते हैं, बट हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे देश में भगवानों से लेकर, पुरोहितों से लेकर, हमारे देश में यज्ञों से लेकर, हर चीज़ के अंदर हमने हर किसी को इंक्लूसिव बनाने का मौका दिया है, डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने का मौका दिया है। ये हिंदुस्तान है ना, यहाँ पे सब कुछ हुआ है, ठीक है ना। तो जब तक हम नहीं करेंगे तब तक इस देश में नहीं आएगा। आई थिंक ऑल शुड गेट देयर आइडेंटिटी पर्सोनिफाइड। अब तो हाई कोर्ट ने भी कह दिया सेम सेक्स मैरिज अलाउ होनी चाहिए। मैं बहुत लिबरल नहीं हूँ इस मामले में, मेरी बहुत सिंपल फिलॉसफी है, जियो और जीने दो। आप जिस भी आइडेंटिटी में मानते हैं, गे, होमोसेक्सुअल, मैन, आप मानिए, आप मुझे फोर्स मत कीजिए। अपना जीवन आप सुख से जिए, मैं अपना जीवन अपने सुख तरीके से जीऊंगा। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। आज का यूथ जो है एल्विश यादव और मुनव्वर, नाम सुना होगा, उसको अपना आइडल मान रहा है, जबकि कहा जाता है कि युवाओं के आइडल तो स्वामी विवेकानंद जी थे ना। लेकिन आज स्वामी विवेकानंद जी के विचार जो है कहीं भी किसी भी युवा में नहीं देखने को मिल रहे हैं। एल्विश यादव, जो आपको पता ही है कि किस वजह से वो जेल में गए थे। मुनव्वर, आप ठीक है बिग बॉस जीत गए, आपने लॉकअप जीत लिया, लेकिन आप स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर किसी धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आइडल क्या होने चाहिए आज के युवाओं के लिए, कौन होने चाहिए? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आइडल नहीं होने चाहिए, ऑब्वियसली नहीं होने चाहिए। बट वही सोशल मीडिया आपको अंकित बैनपुरिया भी देती है जो 75 डे हार्ट चैलेंज करते हैं। वही अंकित सोशल मीडिया आपको स्वाति आनंद जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट देती है जो अच्छा काम करें। द चॉइस इज यूअर्स। अब आपको पसंद ही आ रहा है कि एल्विश यादव ने सांप का जहर निकाला या नहीं निकाला, या राजवीर और रजत दलाल का झगड़ा हुआ या नहीं हुआ, तो समस्या आपके अंदर है ना। कहीं हम भी ये चाहते हैं। और देखिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सपना जी हमारे देश में, और ये बहुत समय से मीडिया में हो गया। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं आपके ऑफिस में आया, बहुत संजीदगी तरीके से तमीज से बैठा हूँ यहाँ पर, हो सकता है इस इंटरव्यू को लाख लोग देख लें। अब ये देखिए, मैं सबको एक एक चाटा लगाता हुआ आता और तहस नहस मचा देता, सारे कहीं वायरल जाती है चीज। नेगेटिविटी हमेशा न्यूज में हो, पॉलिटिक्स में हो, तूल पकड़ती है। तो आज के देश में हमारे बिल्कुल ही एल्विश यादव या ये हमारे आइडल नहीं होने चाहिए। हमारे आइडल होने चाहिए भगत सिंह, जिन्होंने कहा कि मैं एथिस्ट इसलिए नहीं हूँ कि मुझे भगवान से समस्या है, मैं एथिस्ट इसलिए हूँ कि जब मैं इस देश के लिए अपना बलिदान दूं तो ना तो मुझे जहन्नम का डर हो, ना जन्नत की आशा। मेरे रूह से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब लिखा जाता है। दैट वाज भगत सिंह। हमारे साथ हमारे आइडल होने चाहिए सावरकर, हमारे आइडल होने चाहिए अंबेडकर, व्यक्ति जो जिंदगी भर स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, नाई से बाल कटवाने के लिए जाता था तो उससे वहां से बाहर निकाल दिया गया, कक्षा में अंतिर छोर पर रखा गया। जिस आदमी को किताब पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसकी वजह से आज देश में लाखों लोगों को पढ़ने का अधिकार मिल रहा है। ये होने चाहिए हमारे देश के आइडल। और सोशल मीडिया पर भी हो सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं, बट वही सिलेक्टिवली यूज करने का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्योंकि रोम के अंदर जब जनता को बेवकूफ बनाना था, आप जानते हैं रोम के राजा ने क्या किया? देश में सर्कस स्टार्ट करा दिए, देश में ब्रेड बंटवाना स्टार्ट कर दिया था कि जनता का अपने मुद्दों से ध्यान हट जाए। जब आप देखते हैं कि एल्विश यादव ने सांप का जहर निकाला या नहीं निकाला, तो आप भूल जाते हैं मणिपुर में आज भी 2 कम्युनिटीज लड़ रही हैं। वॉर रुकवा दी ना किसी ने कहीं पर यूक्रेन के अंदर, लेकिन वहां पर नहीं रुकवा पाए। आप जब ये देखते हैं कि राजवीर या रजत दलाल का झगड़ा चल रहा है, तो आप भूल जाते हैं आज भी लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक लड़ रहे हैं 6 शेड्यूल के लिए। तो रियलिटी के मुद्दों पर आप बात नहीं करेंगे, आप खुद अपने आप से युवा, और फिर बात करेंगे 5 साल बाद बेरोजगार क्यों हैं हम, नौकरियां क्यों नहीं है। समस्या कहीं ना कहीं हम में है। अपने आइडल बेहतर चुनिए और उसके बाद उसको संजीदगी से इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़े और बहुत अच्छी हमारी बातचीत हुई। उम्मीद करती हूँ दर्शकों को ये बातचीत पसंद आई हो और ये खास एपिसोड आपको बहुत पसंद आया हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किन चीज़ों पर जो हमने बात की आपको सबसे अच्छी लगी और क्या चीज़ें इस देश में होनी चाहिए। अभी के लिए नमस्कार।